चेन जियांग जल्दी से जल्दी स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अन्य भाग कहाँ हैं। वह अब केवल खुद को मजबूत बना सकता था, और जब उसे पता चला कि अन्य भाग कहाँ हैं, तो वह जल्दी से उन्हें दूर ले जाने में सक्षम होगा। क्या तुम अब ड्रैगन वशीकरण स्कूल में वापस जाना चाहते हो? डुआन चोंग ने पूछा। मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ। वापस जाने के बाद आप केवल एल्डरली को बता सकते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, और उसे चेन मार्शल महाद्वीप की गुप्त रूप से सहायता करने के लिए एक योजना तैयार करने दें, और यह सबसे अच्छा होगा यदि वह शैतान वशीकरण कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करे। मेरा मानना है कि अगर फायर डिवाइन पैलेस चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करता है, तो वह निश्चित रूप से दानव और शैतान क्षेत्रों की सेनाओं को लाएगा। चेन जियांग को अभी भी उस भूमिगत महल में जाना था ताकि अग्निदिव्य महल की उसे पुनर्जीवित करने की योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सके। बर्फ सम्राट वास्तव में इतना भयानक व्यक्ति था, वह नए शाही स्वर्ग की दुनिया के अंदर पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। मैं समझता हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सके पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र का स्थान ढूंढ लूंगा। डुआन चोंग ने अपना सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि पवित्र जानवरों का प्राचीन क्षेत्र कहाँ है, लेकिन अग्निदिव्य महल में खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे चिंता थी कि चेन जियांग इस महत्वपूर्ण क्षण में पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में जाकर जोखिम उठाएगा, और उसे लगा कि उसे कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि अग्निदिव्य महल के चेन मार्शल महाद्वीप पर हमले का मामला खत्म न हो जाए। तभी वह चेन जियांग को पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र के मामले के बारे में बता सकता है। चेन जियांग और डुआन चोंग ने गहन बर्फ शहर में अलग अलग रास्ते अपना लिए। डुआन चोंग ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में वापस लौट आया, और चेन जियांग ने भूमिगत महल की खोज के लिए शहर छोड़ दिया। वह जानता था कि भूमिगत महल पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने लॉन्गजुएई को भूमिगत महल का स्थान याद रखने के लिए कहा। इस तरह वह भविष्य में इसे जल्दी से पा सकता था। चेन जियांग को लगा कि उस भूमिगत महल की रखवाली करने वाले बहुत ज्यादा शक्तिशाली साधक नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वहां कुछ बहुत शक्तिशाली संरचनाएं होंगी, और उसने अनुमान लगाया कि अग्निदिव्य महल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली साधक नहीं हैं, और अभी उन्हें कुछ लोगों को गठबंधन में लाने के लिए हर जगह जाने की जरूरत है। वहां कुछ गहन आइस सिटी के मुख्यालय और गहन आइस सिटी भी होंगे जो उस जगह की रखवाली कर रहे होंगे। पिछली बार भूमिगत महल में चेन जियांग ने 2 शक्तिशाली लोगों को भी मार डाला था। अगर वह उस स्तर के किसी अन्य विशेषज्ञ से मिलता तो वह तुरंत अपने सुपरओल्ड जहर का इस्तेमाल करता। 2 दिन बाद चेन जियांग ने यात्रा करने के लिए सिकुड़ते कदम और स्थानिक यात्रा का उपयोग किया। अभी वह दूर से ऊंचे पहाड़ को देख सकता था, और पहाड़ के ठीक नीचे भूमिगत महल बनाया गया था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह पहाड़ एक मजबूत व्यू रचना में घिरा हुआ था। पिछली घटना के बाद अग्निदिव्य महल ने व्यू रचना की रक्षा को मजबूत किया। चेन जियांग को नहीं पता था कि क्या वह पिछली बार की तरह चुपके से अंदर घुस सकता है। प्रवेश द्वार गायब हो गया है। चेन जियांग बर्फ में बदल गया और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके पूरे पहाड़ का निरीक्षण किया। पहाड़ के पेट तक जाने वाला छेद पहले ही गायब हो चुका था, लेकिन भूमिगत महल अभी भी वहां था। ये बहुत ही सघन सरणी है। अगर ईश्वरीय शक्ति इसे छू ले तो बहुत हंगामा हो सकता है। जहां तक अंदर की शक्तिशाली सरणी की बात है, मैं उसे नहीं देख सकता। मैं अभी इस पर जासूसी करने के लिए ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वरना यह उनका ध्यान आकर्षित कर लेगा, लॉन्गजुएई ने कहा। चेन जियांग ने कुछ देर तक निरीक्षण किया और पाया कि सरणी ने बर्फ और हवा को रोक दिया था। अंतरिक्ष भी बहुत स्थिर था और इसमें घुसना मुश्किल था। इस बार अग्नि दिव्य महल ने सरणी में बहुत निवेश किया था। नियमित अंतराल पर लोग बाहर गश्त करते रहेंगे। मैं उनकी बची हुई आभा को महसूस कर सकती हूँ, लॉन्गजुएई ने उत्साह में कहा। चेन जियांग को तुरंत समझ में आ गया और वह हंसा। जब तक गश्त करने वाले सैनिक बाहर आते रहेंगे, मैं उनके शरीर पर छिपने का कोई रास्ता सोचूंगा और उन्हें मुझे अंदर लाने दूंगा। अगर किसी ने इसके बारे में सुना भी था तो उन्हें नहीं लगा कि यह ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल इंसान कर सकता है। यह इंपीरियल ड्रैगन कबीले की एक उच्च स्तरीय क्षमता थी। इस प्रकार चेन जियांग इसका उपयोग करने और खुद को कई तरह की चीज़ों में बदलने में सक्षम था जिनका इस्तेमाल घुसपैठ करने के लिए किया जा सकता था। यह एक छोटी सी टीम थी जिसमें 10 लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सफ़ेद लबादा और सफ़ेद टोपी पहने हुए थे। वे सभी अमर ग्रेड के थे और उनके शरीर के भीतर अग्नि गुण इनेट क्यूई बहुत मोटी थी, जिससे पता चलता था कि वे सभी अग्नि दिव्य महल के विशेषज्ञ थे। नई शाही स्वर्ग दुनिया की नज़र में ये 10 लोग पहले से ही बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। वे सभी अस्तित्व थे जो निर्वाण क्षेत्र से आगे निकल गए थे। चेन जियांग, जो उड़ती हुई बर्फ में बदल गया था, ने खुद को नियंत्रित किया और एक व्यक्ति के शरीर पर तैरने लगा। फिर वह एक बर्फ सफ़ेद मच्छर में बदल गया जो उस व्यक्ति के झुर्रीदार कपड़ों के नीचे छिप गया। ये लोग पहाड़ के चारों ओर गश्त कर रहे थे, मुख्य रूप से उन लोगों की खोज करने के लिए जो तुरंत आ रहे थे। आमतौर पर जो लोग अग्नि दिव्य महल से नहीं थे उन्हें उनके द्वारा मार दिया जाता था। यही बात चेन जियांग ने उनकी बातचीत से सुनी थी।
वे लगातार 3 दिन तक गश्त करते थे और फिर अपनी शिफ्ट बदल लेते थे। जब वे शिफ्ट बदलते थे तो उनके साथ 10 लोग भी होते थे जो उनके बराबर के स्तर के होते थे। आखिरकार शिफ्ट बदलने का समय आ गया था। चेन जियांग को पहले ही महसूस हो चुका था कि उन लोगों ने उसे शक्तिशाली गठन में ला दिया था और फिर एक छिपी हुई ट्रांसमिशन सरणी को भूमिगत महल में स्थानांतरित कर दिया था। लोगों के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करना मुश्किल था। ये सब पिछली बार चेन जियांग के चुपके से घुसने की वजह से हुआ था। यही वजह थी कि फायर डिवाइन पैलेस ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब चेन जियांग फिर भी चुपके से घुसने में कामयाब हो गया था और यह पिछली बार की तुलना में बहुत आसान था। अग्नि दिव्य महल काफी समय से अस्तित्व में था और वह अनेक शक्तिशाली प्राचीन संरचनाओं को स्थापित करना जानता था। उदाहरण के लिए, जो 10 लोग अभी अभी लौटे थे उन्हें अपने रक्त और क्यूई में अंतर करने के लिए एक समूह में प्रवेश करना था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि गश्त करने वाले सैनिकों का भेष बदलकर अन्य लोग अंदर न घुस सकें। सरणी में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग को अचानक अपने शरीर में एक रहस्यमय शक्ति का प्रवेश महसूस हुआ। फिर उसने देखा कि सरणी से प्रकाश की एक तेज किरण निकल रही थी और वह हिलने लगी। बकवास, मुझे खोज लिया गया है। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि इस विशाल संरचना में इस तरह की क्षमता होगी। उसने शुरू में खुद को उस व्यक्ति के शरीर से जोड़ने और गहराई में उनका पीछा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विशाल संरचना वास्तव में उसके अस्तित्व को महसूस करेगी और यहाँ तक कि इस तरह की हलचल भी मचाएगी। चेन जियांग के शरीर में प्रवेश करने वाली उस जादुई शक्ति ने चेन जियांग को, जो मच्छर में बदल गया था, एक सफ़ेद चमक छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस समय कई बुजुर्ग पहले से ही सरणी के बाहर आ चुके थे और चमकदार मच्छर को देखने में सक्षम थे। इस संरचना में इतना हंगामा मचाने में सक्षम ये कोई साधारण मच्छर नहीं है। एक बूढ़े आदमी का चेहरा उदास था। उसने एक छोटा सा शिवालय निकाला और उसे एक शक्तिशाली चूषण बल बनाने के लिए सक्रिय किया। चेन जियांग को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर छोटे शिवालय की ओर उड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे फिर से सील कर दिया जा सकता है। चलो पूरी ताकत से चलें। सबने देखा कि छोटा मच्छर अचानक तेज सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठा। फिर एक औसत दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में काला हथौड़ा लिए दिखाई दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मच्छर की साधना का स्तर इतना ऊंचा हो सकता है। इस समय सभी ने सोचा कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति मच्छर है जो राक्षस में बदल गया है, और हो सकता है कि पिछली बार भी यही हुआ हो। जैसे ही हर कोई सदमे में था, चेन जियांग के हाथ में ग्रे और फटा हुआ हथौड़ा पहले से ही छोटे टॉवर की ओर टूट चुका था, जो एक विशाल चूषण बल पैदा कर रहा था, शक्तिशाली दबाव से। बुजुर्ग का चेहरा बदल गया जब उसने महसूस किया कि हथौड़ा एक साधारण वस्तु नहीं थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान का हथौड़ा पहले ही क्रूरता से टूट चुका था। सुनहरी रोशनी के साथ साथ किरचों की बौछार भी हुई। जो लोग इतने मजबूत नहीं थे उनके शरीर किरचों से छलनी हो गए और वे बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गए। चेन जियांग ने ऐसी शक्ति पाने के लिए केवल अपने स्वर्गीय ऋषि के शरीर की शक्ति का उपयोग किया। बेशक भगवान के हथौड़े द्वारा उत्पादित शक्ति भी बहुत मजबूत थी। पगोडा को पकड़े हुए बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे गंभीर चोटें आई थीं। उसके ऊपरी शरीर में एक बड़ा छेद था। चेन जियांग का हथौड़ा उसके सबसे करीब था। स्वर्गीय ऋषि के शरीर ने भगवान के हथौड़े को सक्रिय कर दिया, जिससे एक बहुत मजबूत भेदक बल उत्पन्न हुआ, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर पर एक खून का छेद दिखाई दिया। एक ही वार ने उनके एक विशेषज्ञ को खत्म कर दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें किसी भी तरह की तात्विक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने वाला व्यक्ति उन पर हमला करने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल कर रहा था। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतनी बड़ी ताकत के साथ देखा था। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी चीज के बारे में सुना था। चेन जियांग ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। 10 लोग गश्त करने वाले सांसारिक अमर थे और उन सभी को कुछ चोटें लगी थीं, जो पहले से छोटे शिवालय के टूटे हुए टुकड़ों के कारण हुई थीं। अन्य 3 बुजुर्ग भी अमर ग्रेड से थे, लेकिन वे सांसारिक अमर अवस्था के अंतिम चरण में थे। यहाँ सभी लोग अग्नि दिव्य महल के थे। हालांकि सभी लोग चेन जियांग से थोड़ा डरते थे, लेकिन सभी ने एक ही समय में अपनी चाल चली, चेन जियांग पर हमला करने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्तियों का इस्तेमाल किया। तुम अपने आप को अधिक आंकते हो। चेन जियांग के भगवान के हथौड़े की लहर के साथ इसकी गति और शक्ति दोनों ही सीमा तक पहुंच गई थी। ब्लेड और तलवारें जो उस पर हमला कर रही थीं, चाहे वे भगवान के हथौड़े को छूती हो या नहीं, ऊर्जा की एक मजबूत लहर से नष्ट हो जाएंगी। वे हथियार जो उन्हें शक्तिशाली लगते थे, वे सभी मिट्टी से बने थे। वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे और चेन जियांग के हथौड़े से सभी चकनाचूर हो गए। चेन जियांग के हथौड़े से सभी दंग रह गए, जबकि चेन जियांग भी उसी क्षण गायब हो गया। एक बूढ़े आदमी के पीछे एक भूत की तरह दिखाई दिया। उसने अपना हथौड़ा उठाया और बिजली की गति से बूढ़े आदमी के सिर पर वार किया। धमाका! शक्तिशाली बल ने तुरंत हवा को फिर से इकट्ठा कर दिया, जिससे विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंज उठी।
जब हथौड़े का सिर बूढ़े आदमी के सिर पर लगा तो एक विशाल और उन्मत्त शक्ति अचानक बूढ़े आदमी के शरीर में भर गई, जिससे तुरंत खून का एक तालाब बन गया, जिससे व्यक्ति की खोपड़ी सुन्न हो गई। इस समय कोई भी व्यक्ति काले हथौड़े से सिर पर वार नहीं करना चाहता था, ये बस एक जज का हथौड़ा था जिस पर भी वार किया गया। इस समय सभी को पछतावा होने लगा था। अगर उन्हें वह घिनौना मच्छर नहीं मिला होता तो शायद वह बस कुछ चुराने के लिए घुसने की कोशिश कर रहा होता। उस समय तो उन्हें बस थोड़ी डांट पड़ती, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि मच्छर राक्षस लड़ रहा है, उसकी ताकत देखकर वे सभी डर गए। चेन जियांग ने उनमें से एक को मार डाला, फिर उसने एक अजीब कदम उठाया और दूसरे व्यक्ति की तरफ तैर गया। एक और बिजली के प्रहार के साथ उसने अपनी उन्मत्त ऊर्जा का उपयोग करके एक बूढ़े व्यक्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया। बूम बूम बूम। जो लोग घबराकर चिल्ला रहे थे उन्हें चेन जियांग ने एक एक करके पीट पीट कर मार डाला। चेन जियांग का हमला बहुत जोरदार था और उसकी गति बहुत तेज थी, जिससे लोगों का बचकर भागना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि सबसे तेज व्यक्ति भी चेन जियांग का निशाना बन जाता था। जल्द ही केवल सुनहरी घंटी को नियंत्रित करने वाला बूढ़ा आदमी ही बचा था। ये बूढ़ा आदमी यहाँ सबसे ताकतवर व्यक्ति था और वह शुरू से ही हाई अलर्ट पर था। जो अन्य बुजुर्ग मारे गए थे वे कमज़ोर नहीं थे, लेकिन चेन जियांग ने पहले हमला करके उन्हें खत्म करने की पहल की थी। अगर वे हाई अलर्ट पर होते और बचाव के लिए सेना में शामिल होते तो चेन जियांग इतनी आसानी से जीत नहीं पाता। आप वास्तव में कौन हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पहली बार यहाँ आए हैं, है न? अब तक बूढ़ा आदमी अभी भी बहुत शांत था। ये देखा जा सकता था कि वह उन अन्य लोगों से अलग था जिन्हें हथौड़े से मारा गया था। आप अग्नि दिव्य महल के लोग होंगे। आप गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, मुझे एक बार छीन लिया। उस समय आपके लोग पहले से ही मेरे द्वारा नष्ट कर दिए गए होते और फिर मैं यहाँ तक आने के लिए अपने रास्ते का पीछा करता। अगर आपने मुझसे चोरी नहीं की होती तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। चेन जियांग ने जो कहा था वह सच था। वर्तमान में उसे अग्नि दिव्य महल द्वारा भेजी गई एक छोटी टीम द्वारा घेरा जा रहा था, जिसने उसे यहाँ अग्नि दिव्य महल की योजना के बारे में बताया। अग्नि दिव्य महल ने सोचा कि वे अजेय थे और वे गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में जो चाहे कर सकते थे, लेकिन उनकी मुलाकात चेन जियांग से हो चुकी थी। चूंकि आप जानते हैं कि हम अग्नि दिव्य महल से हैं और आप हमें भड़काने की हिम्मत करते हैं, यह एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ 2 बार आ सकते हैं आप सोचते हैं कि आप अजेय हैं। उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए वह वास्तव में चेन जियांग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जल्दी या बाद में तुम हमारे हाथों में होगे। यदि तुम घुटने टेकना चाहते हो और दया की भीख मांगना चाहते हो और हमारे अग्नि दिव्य महल के दास बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास जीवित रहने का एक रास्ता हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ओह बेशक, चेन जियांग को नहीं लगता होगा कि भूमिगत महल इतना छोटा था, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं था। जब तक कोई अमर राजा नहीं था वह कभी भी निकल सकता था। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके शरीर पर लपटें जलने लगी, उसके नियंत्रण में सोने की घंटी टिमटिमाने लगी और फिर एक बहुत बड़ी भनभनाहट की आवाज़ आई। यह आवाज़ बहुत शक्तिशाली थी, जिससे चेन जियांग के कान के पर्दे में चोट लग गई। इससे वास्तव में उसके सिर में दिव्य शक्ति अस्त व्यस्त हो गई, जिससे उसे सिरदर्द महसूस होने लगा। सुनहरी घंटी की रोशनी हर दिशा में फैल गई, लगातार गूंजती रही, मानो किसी को बुला रही हो, और चेन जियांग ध्वनि तरंगों से इस हद तक घायल हो गया कि उसका सिर फट गया। जैसे ही वह जवाबी हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने वाला था, उसकी दृष्टि अचानक काली हो गई और फिर उसके कानों में घंटी की और भी तीव्र ध्वनि गूंज उठी। चेन जियांग दहाड़ा। उसे पता था कि वह सुनहरी घंटी में फंस गया है। चेन जियांग के डेंटियन के अंदर की सहज क्यूई अचानक बढ़ने लगी। 35 स्वर्ग गोलियों के अंदर की सघन सहज क्यूई बाहर निकलने लगी, एक दूसरे से टकराने लगी, विस्फोट होने लगी, एक दूसरे के साथ विलीन होने लगी, ड्रैगन पावर में तब्दील हो गई, जो फिर चेन जियांग की बांह की हड्डियों, मांसपेशियों, रक्तवाहिकाओं और रक्तवाहिकाओं की ओर बढ़ गई, जिससे उसकी पूरी बांह सूज गई। जब ड्रैगन पावर और स्वर्गीय ऋषि के शरीर की शारीरिक शक्ति एक साथ मिल गई तो शक्ति असीम थी। शक्तिशाली भगवान के हथौड़े के अलावा शक्ति और भी भयानक थी। अपनी टूटी हुई घड़ी को तोड़ दो, चेन जियांग ने दहाड़ते हुए कहा। उसने हथौड़ा घुमाया और उस सुनहरी घंटी पर प्रहार किया जो उसे घेरे हुए थी, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने पूरे भूमिगत महल को हिला दिया, जिससे उसके कुछ हिस्से ढह गए। दिव्य हथौड़े ने अत्यंत शक्तिशाली बल से उस मजबूत विशाल घंटे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए और मोटी पत्थर की दीवार में जा घुसे। मजबूत ध्वनि मोटी परत को भेदती हुई उस समय की याद दिलाती है जब वह गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के ऊपर आकाश में थी और यह भूमिगत महल ध्वनि से बार बार कांप रहा था। बूढ़े आदमी के पास बहुत सारे खजाने थे, लेकिन उसने उड़ते मलबे को रोकने के लिए एक काली ढाल निकाली। उसकी शक्तिशाली सोने की घंटी नष्ट हो गई थी, जिससे उसके दिल में दर्द महसूस हो रहा था। यह एक अच्छा अमर उपकरण था, भले ही यह स्वर्ग के दायरे में दुर्लभ था, फिर भी यह साधारण काले हथौड़े से चकनाचूर हो गया था।
चेन जियांग ने गहरी सांस ली, घंटी से होने वाला दर्द गायब हो गया। इस बूढ़े आदमी में वाकई कुछ हुनर है। यह कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं है। अगर यह कोई साधारण सांसारिक अमर होता तो उसे बहुत पहले ही चूर चूर कर दिया गया होता। बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि वे बहुत ताकतवर नहीं हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए तुम्हें रोकना कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग जुएई ने उसे चेतावनी दी। यद्यपि चेन जियांग के पास स्वर्गीय ऋषि का एक मजबूत शरीर और बहुत शक्तिशाली ताकत थी, जिससे वह, जिसने अभी अभी 7 निर्वाण क्लेशों को पार किया था, मध्य चरणों में किसी भी सांसारिक अमर को मार सकता था, लेकिन अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ देर से चरण वाले सांसारिक अमर को हराने में उसे लंबा समय लगा। ये जानते हुए कि अन्य लोग आने वाले हैं, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराहट दिखाई। अगर वह चेन जियांग को कुछ देर के लिए रोक सकता है तो उसके पास चेन जियांग को मारने का मौका होगा। आत्मसंतुष्ट मत हो। चेन जियांग ने अचानक अपना हाथ लहराया। बूढ़ा आदमी चौंक गया और उत्सुकता से काली ढाल उसके सामने रख दी, लेकिन उसे कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उसमें से एक हल्की सुगंध आ रही थी। अभी अभी जब चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया तो उसने एक काला पाउडर बिखेरा। ये ब्लैक ब्लड मैजिक सनफ्लावर पाउडर था जिसे उसने परिष्कृत किया था। यह एक अत्यधिक जहरीली वस्तु थी। जब उसे सील कर दिया गया तो उसने इसे परिष्कृत किया, और जो पाउडर उसने पहले छिड़का था वह अत्यधिक सांद्रित था और इसे बना था। अभी अभी पाउडर की थोड़ी मात्रा से उसने 10 ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी का इस्तेमाल किया, इसलिए जब तक वह थोड़ा सा भी सांस लेता, ये बड़ी मात्रा में जहर को अंदर लेने के बराबर था। परिष्कृत होने के बाद जहर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया और बहुत तेजी से फैलने लगा। बुजुर्ग को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति इतना खतरनाक होगा, उसके पास इतना शक्तिशाली जहर होगा कि वह खुद को बचा नहीं पाएगा। हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी सांस थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जहर उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा है। घृणित, बूढ़े आदमी ने गाली देते हुए कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसके शरीर में खून बढ़ रहा है। उसकी त्वचा स्याही की तरह काली हो गई थी। काले रक्त जादू सूरजमुखी के जहर के लक्षण इस तरह थे। खून काला हो गया और पागलों की तरह फैल गया, जिससे लोगों को इसे उड़ाने की अनुमति मिली। ये ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी है। बूढ़े आदमी को पता चला कि यह कौन सा जहर था। उसने उत्सुकता से एक हरी गोली निकाली और उसे खा लिया। चेन जियांग ने पहले ही साधना शुरू कर दी थी। ड्रैगन पावर और उसके भौतिक शरीर ने एक साथ मिलकर उसे अपने हथौड़े से कुचल दिया। टकराना। हालांकि बूढ़े आदमी को जहर दिया गया था, फिर भी वह अपने शरीर के भीतर की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। उसने जल्दी से अपनी ढाल का इस्तेमाल करके उसे रोका, लेकिन शक्तिशाली प्रभाव के कारण उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और दर्द होने लगा, जिससे जहर का प्रसार तेजी से होने लगा। चेन जियांग पागलों की तरह इधर उधर हाथ पैर मारता रहा। देखते ही देखते उसकी ताकत 10 हथौड़ों से भी ज्यादा हो गई। इसके अलावा हर बार उसकी ताकत लगभग एक जैसी ही थी, कभी कभी थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती थी। कुछ 100 बार हथौड़े मारने के बाद बूढ़े आदमी की ढाल में दरारें दिखाई देने लगीं। जब चेन जियांग ने यह देखा तो उसने अपनी ताकत जुटाई और हथौड़ा मारा। लोहे का हथौड़ा इंद्रधनुषी रोशनी के साथ चमक उठा। हवा में मजबूत दबाव में उतार चढ़ाव हुआ, जिससे हवा कांपने लगी और लहरें फैल गईं। धमाका, हथौड़ा टूट गया। विशालकाय ढाल आखिरकार टूट गई। टुकड़े प्रकाश की किरणों की तरह उड़ गए। बुजुर्ग व्यक्ति को हथौड़े से इतना झटका लगा कि वह काला खून थूकने लगा। अब वह जहर खा चुका था और ढाल को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह चेन जियांग द्वारा इतनी जल्दी नष्ट कर दिया जाता। तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो? तुम मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। चेन जियांग का हथौड़ा बूढ़े आदमी के बाएं कंधे पर लगा और शक्तिशाली बल ने उस हाथ को फाड़ दिया जो काले खून से लथपथ हो रहा था। फायर डिवाइन पैलेस, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ आपके लिए हूँ, कुछ चुराने के लिए नहीं। मैं इस जगह को नष्ट करने के लिए यहाँ हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि आपने गलत व्यक्ति को नाराज किया है। इस जगह को नष्ट करना फायर डिवाइन पैलेस के खिलाफ मेरे बदले की शुरुआत है। जब वह बोल रहा था, चेन जियांग पहले ही कई बार वार कर चुका था। बूढ़े आदमी को जहर दिया गया था। हालांकि उसके पास शक्तिशाली मारक थे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ समय लगेगा, और इस अवधि के दौरान चेन जियांग के पागल हमलों का सामना करते हुए उसे अभी भी मृत माना जा सकता था। ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी पाउडर आखिरकार कोई बहुत पुराना जहर नहीं था, अन्यथा चेन जियांग बहुत पहले ही मर चुका होता। हालांकि वह ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी के प्रभावों से बेहद संतुष्ट था, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करने के बाद चिंता करने की कोई बात नहीं थी, और जहर बहुत तेज था। केवल ये बूढ़ा आदमी जिसके पास उच्च स्तर की विषण गोली और एक मजबूत शक्ति थी, इतने लंबे समय तक इसका विरोध कर सकता था। अगर यह कोई और होता तो वे पहले ही काले खून से लथपथ हो चुके होते। चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम अग्नि दिव्य महल को अपमानित करोगे तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। हमारे अग्नि दिव्य महल का सबसे शक्तिशाली हॉल मास्टर भविष्य का 10 स्वर्ग का सर्वोच्च भगवान है। बूढ़े आदमी ने क्रूरता से कहा। चाहे वह कोई भी हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। चेन जियांग ने अपना हथौड़ा बूढ़े आदमी के सिर पर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई।
चेन जियांग को पहले से ही पता था कि अग्नि दिव्य महल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अग्नि सम्राट था। बेशक वह डरता नहीं था। क्या तुम्हें पता चल गया है कि गोदाम कहाँ है? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से पूछा। मुझे मिल गया, उस सड़क से बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। गोदाम के ऊपर बर्फ सम्राट का स्थान था। तो फिर मैं अपना रास्ता बनाकर मर जाऊंगा। चेन जियांग भगवान का हथौड़ा पकड़े हुए था। ये ईश्वरीय हथौड़ा मूल रूप से दिव्य उपकरण बनाने के लिए था, लेकिन अब जब चेन जियांग इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए कर रहा था, अगर दिव्य शिल्पकार को इसके बारे में पता चला तो कौन जानता था कि उसे कैसा लगेगा। इससे पहले कि ये लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें एक शक्तिशाली शक्ति का आभास होने लगा। उस शक्ति में ड्रैगन की आभा के साथ साथ एक बहुत ही उन्मत्त शरीर की शक्ति भी थी, और जब वह उन्मत्त हुई तो ऐसा लगा जैसे कोई विशाल ड्रैगन अपनी जान की बाजी लगाकर उन्मत्त हो रहा हो। चेन जियांग द्वारा हथौड़े का एक ही वार किया गया, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली की हुई आभा उत्पन्न हुई। निर्वाण क्लेश के 7 से 8 चरणों से गुजरने वाले इन अनुचरों से निपटना कुछ भी नहीं था, जैसे कि भूसे की कटाई करना। जब वह ऊर्जा ऊपर आई तो उसने इन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर मैं 8 निर्वाण क्लेशों को सहन कर सकता हूं, तो मानव अमरता के अंतिम काल से निपटना बहुत आसान होगा। चेन जियांग की इच्छा थी कि वह तुरंत आगे निकल जाए, लेकिन उसने अभी अभी 7 निर्वाण क्लेशों को पार किया था और यह आसान भी नहीं था, इसलिए उसके लिए कम समय में वहां पहुंचना मुश्किल होगा। वह पूरी तरह से वापस भागा। जब तक उसके सामने कोई व्यक्ति हमला करता, वह अपने हथौड़े से हमला करता और सभी बाधाओं को दूर कर देता। जब तक वे सांसारिक अमर न हो, वे सभी तुरंत मारे जाते। यहाँ अग्नि दिव्य महल में बहुत से लोग थे और वे सभी अग्नि दिव्य महल में छिपी हुई शक्तियों का हिस्सा थे। अगर लोगों के इस समूह को चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करते समय स्थानांतरित कर दिया जाता तो ये काफ़ी मजबूत ताकत होती, जो कई बड़े संप्रदायों को मिटाने में सक्षम होती। यहाँ वास्तव में कोई अमर सम्राट नहीं है, अन्यथा मैं बहुत पहले ही बाहर आ गया होता। चेन जियांग पहले ही गोदाम के सामने के दरवाजे पर पहुंच चुका था और उसने उसे जमकर तोड़ दिया। जब 2 बुजुर्गों ने उसे देखा तो वे 2 बार मारे गए और सभी मर गए। गोदाम में उनमें से काफ़ी सारे थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। यह उन लोगों जितना अच्छा नहीं था जो उसने पहले चुराए थे, लेकिन यह अभी भी मध्यम गुणवत्ता का था, लगभग 2000 टुकड़े। इन गहनताओं से उत्सर्जित ठंडी क्यूई को एक साथ इकट्ठा किया गया और ऊपर की ओर बढ़ाया गया, जिसका उपयोग बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। जब गहनता को सील कर दिया गया तो चेन जियांग ने खुद इसका अनुभव किया था। अपने सामने रंगीन गहनता को देखकर वह खुश हो गया और जल्दी से उसे अपने भंडारण जादुई खजाने में रख लिया। क्या अग्नि दिव्य महल में और कोई नहीं है? चेन जियांग द्वारा जल्दी से गहन सामान इकट्ठा करने के बाद भी कोई भी गोदाम में नहीं आया। गोदाम के ऊपर वह स्थान था जहां बर्फ सम्राट था। चेन जियांग ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और एक मुक्का मारा। शक्तिशाली ऊर्जा एक विशाल विद्युत प्रकाश मुट्ठी में परिवर्तित हो गई, जो ऊपर पत्थर के फर्श में जा लगी। बूम बूम बूम, पूरा भूमिगत महल अचानक जोर जोर से हिलने लगा। अलग अलग आकार के पत्थर नीचे गिरने लगे और ऊपर की चीजें ढहने लगीं। फिर से चेन जियांग ने देखा कि छेद काफी बड़ा नहीं था, और जब हेवन ब्लास्टिंग पाम बाहर उड़ गया तो इस बार कंपन पहले से भी अधिक तीव्र था, जिससे विशाल गोदाम का शीर्ष दरारों से भर गया। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। चेन जियांग ने हेवन ब्लास्टिंग पाम के कुछ और ताड़ के पेड़ों को फैलाया और दीवार पर दरारें मार दी, जिससे गोदाम के ऊपर की पत्थर की दीवार टूट गई। ठीक इसी समय ऊपर से एक जोरदार आवाज आए और जोर से जमीन पर गिरी। ठंडी हवा के झोंके के साथ घने कोहरे ने जर्जर गोदाम को बर्फ से भर दिया। चेन जियांग को भी तीव्र शीत बल के कारण पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। शीत बल उसके शरीर में घुस गया और उसे अत्यधिक ठंड महसूस हुई। क्षेत्र में छाई सफेद धुंध के छंटने के बाद चेन जियांग ने देखा कि विशाल गोदाम के बीच में एक विशाल बर्फ का ताबूत था। इस बर्फ के ताबूत को देखकर चेन जियांग का दिल उछल पड़ा। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि बर्फ का सम्राट इस बर्फ के ताबूत के अंदर है, और उसने पहले से ही उस भयानक ठंडी ऊर्जा को महसूस किया था। इससे उसे लगा कि यह बर्फ का सम्राट जीवित लग रहा था। अगर यह आदमी अभी भी जीवित है तो हम मुसीबत में हैं। चेन जियांग ने भगवान का हथौड़ा निकाला, साहस जुटाया और विशाल बर्फ के ताबूत की ओर चल दिया। वह जितना करीब आता गया उतनी ही ठंडी शक्ति तीव्र होती गई, जिससे उसे डर लगने लगा। सम्राट की ऐसी शक्ति, लेकिन वह फिर भी कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। यहाँ आने से पहले ही उसने इस बर्फ सम्राट को पूरी तरह से नष्ट करने और अग्नि दिव्य महल से बदला लेने की अपनी योजना को लागू करने का मन बना लिया था। जब चेन जियांग बर्फ के ताबूत से सिर्फ 10 कदम दूर था तो ताबूत का ढक्कन अचानक हिल गया, जिससे का ध्वनि निकली जो विशाल मौत के समान स्थिर गोदाम में गूंज उठी। चेन जियांग का माथा तुरंत पसीने से भीग गया। उसने अपने दांत भींचे और कुछ कदम पीछे हट गया। एक जोरदार धमाके के साथ ताबूत का ढक्कन अचानक खुल गया। किसी की हथेली से जोर से टकराने के बाद वह बर्फ के क्रिस्टल में बिखर गया।
ठंडी हवा और भी तेज हो गई और अपने साथ एक सम्राट की आभा के साथ साथ एक मजबूत हत्या की मंशा भी लेकर आए। परेशानी के लिए क्षमा करें। इस अचानक आए आभामंडल को महसूस करते हुए वह समझ गया कि बर्फ सम्राट बर्फ के ताबूत से बाहर आ गया है। हम्फ, ये दूसरी बार है जब तुम यहाँ आए हो, है न? पिछली बार मैं गहरी नींद में था और तुम्हें रोक नहीं पाया था। हालांकि मुझे अभी भी तुम्हारी आभा याद है। लानत है तुम पर। यह एक स्त्रीवत आवाज थी जिसमें थोड़ा गुस्सा था, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक सफ़ेद धुंध छा गई और छटने के बाद बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा वाला एक सुंदर आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और जब उसकी आंखें किसी को देखती थीं तो उन्हें एक अवर्णनीय ठंड का एहसास होता था। उनके शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक पाते थे। चेन जियांग को अचानक चारों तरफ से ठंडी क्यूई का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। यह अदृश्य और ठंडी क्यूई थी, लेकिन ये तलवार की तरह दमनकारी थी। चेन जियांग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, अगर उसने ठंडी क्यूई को छुआ तो निश्चित रूप से खून बहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति बर्फ सम्राट था। हालांकि वह मरा नहीं था और फिर भी ताबूत से बाहर निकलने में सक्षम था। चेन जियांग ने उत्सुकता से अपना हथौड़ा लहराया, अदृश्य ठंडी क्यूई पर प्रहार किया। ठंडी क्यूई को नष्ट करने के लिए मजबूत दबाव की लहरें जारी कीं। बर्फ सम्राट ने देखा कि चेन जियांग कुछ चालों में इस चाल को हल करने में सक्षम था और यह भी महसूस किया कि चेन जियांग के हाथ में हथौड़ा सरल नहीं था, ये वास्तव में उसके द्वारा जारी अदृश्य ठंडी शक्ति पर प्रहार कर सकता था। आप बर्फ सम्राट हैं। चेन जियांग ने खुद को शांत करने के लिए एक छोटी सी सांस ली। उसके सामने बर्फ सम्राट था, लेकिन वह बहुत मजबूत नहीं था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास अभी भी पर्याप्त ताकत थी। तुम मुझे जानते हो। उसका नाम जानने के बाद भी उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे भड़काने की हिम्मत की। इस समय वह ये भी नहीं देख पा रहा था कि चेन जियांग कितना ताकतवर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह भी उससे नहीं डरता। बर्फ सम्राट की नज़र में चेन जियांग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह कभी भी मार सकता था। चेन जियांग मुस्कुराया, अपने बालों को ठीक किया और कहा, सच बताऊं तो मैं यहाँ आपको पूरी तरह से पश्चिम में लौटने देने के लिए आया हूँ। आपके लिए इस तरह से आधा मरना वास्तव में बहुत थकाऊ है। मैं यहाँ आपके कड़वे दिनों को समाप्त कर सकता हूँ। उसने पहले कभी ऐसा जंगली आदमी नहीं देखा था। वह 9 सम्राट राजाओं में से एक था, सबसे मजबूत ताकत के साथ। उसने पहले 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और केवल 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान और कुछ पुरावशेषों ने ही उससे ऐसे घमंडी शब्द बोलने की हिम्मत की थी। हालांकि उसके सामने यह आदमी कुछ भी नहीं था। उसने वास्तव में उसे मरने की धमकी दी थी, ऐसा कुछ जो ग्रेट यांजिंग में 10 दिन भी नहीं कर सकता था। चूंकि तुम जानते हो कि मैं बर्फ सम्राट हूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। उस समय 10 दिन पहले महान यांजिंग मुझे पूरी तरह से नहीं मार सकता था, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, और तुम खुद को क्या समझते हो? भले ही 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान का पुनर्जन्म हो, वह भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। बर्फ सम्राट ने व्यंग्य किया। उस वर्ष उन्होंने और अग्नि सम्राट ने मिलकर एक टीम बनाई, लेकिन फिर भी वे 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को पकड़ नहीं सके और यहाँ तक कि उन्हें उनके द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि उसके सामने वाले व्यक्ति में ज्यादा ताकत नहीं थी। हालांकि वह एक बर्फ सम्राट था, लेकिन असली ताकत न होना बेकार था। ओह, आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं? अपने मुंह से नहीं। चेन जियांग ने अपना हथौड़ा उठाया और एक कदम आगे बढ़ते हुए वह कूद गया और 10 स्वर्गों के परमेश्वर के सुंदर चेहरे पर भयंकर रूप से हथौड़ा मारा। बर्फ सम्राट गुस्से में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति इतना निर्दयी होगा। उसने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह ऐसा व्यक्ति था जो चेहरों से ऐसे प्यार करता था जैसे कि वे उसका अपना जीवन हो। वह कौन था? लेकिन उसने पहले 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसका युद्ध का अनुभव बेहद समृद्ध था और उसकी सतर्कता बेहद मजबूत थी। खासकर जब लोग उसके चेहरे पर हमला कर रहे थे तो वह तुरंत उन्हें रोक सकता था। बेशक चेन जियांग ने यह नहीं सोचा था कि वह बर्फ सम्राट की खूबसूरत गोली को सिर्फ एक हथौड़े से तोड़ सकता है, इसलिए जब उसने किसी कठोर चीज पर प्रहार किया तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। यह एक हाथ था। बर्फ सम्राट ने अपनी हथेली से अपना चेहरा ढक लिया था और उसकी हथेली के ऊपर बर्फ की एक परत भी जम गई थी। चेन जियांग का दिव्य हथौड़ा उसकी हथेली पर जोर से टकराया था और केवल कुछ बर्फ के टुकड़े ही गिरे थे। ईश्वरीय हथौड़ा नहीं लगा, लेकिन चेन जियांग का दूसरा हाथ बर्फ सम्राट के पेट की ओर मारा गया। उसके पवित्र शरीर की शक्ति ड्रैगन पावर के साथ विलीन हो गई। बल बेहद मजबूत था और स्वर्गीय ब्लास्टिंग पाम की शक्ति को जारी करने के बाद सदमे की लहर और भी शक्तिशाली थी। धमाका! जब हथेली की ऊर्जा बाहर आई तो उसने एक ऐसी धरती हिला देने वाली ध्वनि निकाली जिसने बर्फ सम्राट को 10 कदम से अधिक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब चेन जियांग ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इससे पहले उसके स्वर्गीय ब्लास्टिंग पाम ने सीधे बर्फ सम्राट के शरीर पर प्रहार किया था, लेकिन बर्फ सम्राट इसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ और केवल कुछ कदम पीछे हट गया।
इससे ये देखा जा सकता था कि बर्फ सम्राट का शरीर कितना शक्तिशाली था। ड्रैगन पावर और साथ ही आपके शरीर की ताकत, ये बहुत असंतुलित है। आपके शरीर की ताकत वास्तव में ड्रैगन पावर से अधिक मजबूत है। क्या हो रहा है? अभी अभी उस हथेली के प्रहार ने आइस सम्राट को चेन जियांग की ताकत को देखने की अनुमति दी। चाहे वह कोई भी समय हो, इस तरह की बात पूरी तरह से अतार्किक थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए मार सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तो तुम थोड़े बहुत घमंडी हो, है ना? तुम्हारी इतनी शक्ति के साथ मुझे मारना तो दूर, तुम मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। मरने वाला तुम ही हो। बर्फ सम्राट ने सोचा कि उसने चेन जियांग की शक्ति को पहचान लिया है। बर्फ सम्राट अचानक धुएं के बादल में बदल गया और चेन जियांग की ओर बढ़ गया। यह प्रकाश की किरण की तरह था। शक्तिशाली बल चेन जियांग के शरीर में एक छेद करना चाहता था। चेन जियांग ने ईश्वरीय हथौड़ा लहराया और जब धुंध उसके शरीर पर हमला करने वाली थी, तो उसने हथौड़ा आगे की ओर पटक दिया, जिससे बर्फ सम्राट उड़ गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेन जियांग ने उस दिशा की ओर देखा जहां धुंध गिर रही थी और ठंडी सांस ली। वह वर्तमान में आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि यह बर्फ सम्राट केवल एक नौकर था। या तो इस आदमी को खत्म करो या जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ कुछ समय से हो। अगर अग्नि दिव्य महल का अमर राजा आता है, तो तुम फिर से सील हो सकते हो। लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से चेतावनी दी। चेन जियांग भी लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन बर्फ सम्राट अभी भी मजबूत था। अगर वह उसे हराना चाहता था, तो उसे कुछ समय की आवश्यकता होगी, लेकिन समय बहुत कीमती था। बर्फ सम्राट बहुत शक्तिशाली था और धुंध में बदल सकता था। अगर वे उसे मार भी देते तो उसे जरा भी नुकसान नहीं होता, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सका। अतीत में जब मैंने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर उत्पात मचाया था, तो मुझे भड़काने वाले लगभग सभी लोगों की आत्मा नष्ट हो गई थी। उन्हें पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिला। आज का भाग्य आपके लिए भी वही है। बर्फ सम्राट अचानक चेन जियांग के पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक बर्फ की तलवार थी। उसने चेन जियांग की ओर बिजली की तरह प्रहार किया। तलवार की छवियां फूट पड़ीं, चेन जियांग को घेर लिया और हड्डी भेदने वाली बर्फीली ठंडी शक्ति की एक लहर जारी की, जिससे चेन जियांग लगभग जम गया और हिलने में असमर्थ हो गया। वह तो सिर्फ तुम ही थे। अगर तुम अभी बहुत शक्तिशाली होते, तो तुम मुझसे इस तरह नहीं लड़ते। तुम मुझे पहले ही मार चुके होते। चेन जियांग ने चिल्लाते हुए आवाज लगाई और ऐसी ध्वनि तरंगे छोड़ी जिससे तलवार क्यों बिखर गई। फिर उसने बर्फ की तलवार लहराई जो बर्फ सम्राट की ओर उड़ी। काचा ठंडी ऊर्जा से संघनित बर्फ की तलवार को चेन जियांग ने एक ही वार में चकनाचूर कर दिया और वह बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई। चेन जियांग के शब्दों ने बर्फ सम्राट के दुखते घाव पर वार कर दिया। एक समय सम्राटों की पीढ़ी थी। वे दुनिया की हर चीज को नीची नजर से देखते थे, लेकिन अब वे एक अनाम व्यक्ति के साथ भयंकर युद्ध में पड़ गए थे। उनका मानना था कि यह सब 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की वजह से था, जिससे उनका दिल क्रोध से भर गया। जल्दी ही मुझे लगा कि कोई मेरी दिव्य इंद्री के साथ इस जगह की ओर आ रहा है और ये लोगों का एक बड़ा समूह था। लॉन्ग जुएई ने चिंतित होकर चिल्लाया, हम इस आदमी को नहीं मार सकते, चलो जल्दी से चलते हैं। अगर वह अपने सामने वाले व्यक्ति से लड़ना जारी रखता, तो उसे लगता कि भले ही वह न मरे, लेकिन उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचेगा। खास तौर पर वह शक्तिशाली हथौड़ा, जो उस हरे ड्रैगन दानव वध तलवार जितना शक्तिशाली था जिसका उसने पहले सामना किया था। यह आदमी भी मांस और खून से बना है। चूंकि ऐसा है, तो उसे जहर से भी डरना चाहिए। चेन जियांग ने सोचा और फिर चुपके से अपने शरीर में जादुई भ्रष्टाचार गैस को सक्रिय कर दिया। अगर वे एक बार चूक गए, तो उसके लिए इस बर्फ सम्राट को फिर से मारना मुश्किल हो जाएगा। अगर बर्फ सम्राट ने अपनी मूल ताकत वापस पा ली, तो निस्संदेह यह अग्नि दिव्य महल को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। अभी भी मैं तुम्हें मार सकती हूँ। तुम तो बस एक कमजोर प्राणी हो। बर्फ सम्राट का निचला आधा हिस्सा धुंध के बादल में बदल गया। चेन जियांग की ओर तैरता हुआ, उसके जैद जैसे हाथों ने एक काटने वाली ठंडी कीवी को छोड़ा। तीव्र ठंडी हवा के झोंके को बाहर निकाला, जिसने चेन जियांग को घेर लिया। चेन जियांग ने अचानक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतरिक्ष में यात्रा की और बर्फ सम्राट के पीछे पहुंच गया। हालांकि बर्फ सम्राट सैनिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चेन जियांग ने केवल एक भ्रम का उपयोग करके टेलीपोर्ट किया था। हालांकि बर्फ सम्राट को बस उसी पल इसका एहसास हुआ। जब उसे एहसास हुआ कि यह एक भ्रम था, तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और खतरे की एक ऐसी भावना जो उसने कई सालों से अनुभव नहीं की थी, अचानक उसके दिल में उभर आई। खतरे की यह भावना उस भावना से भी ज्यादा मजबूत थी जो उसे तब हुई थी जब वह 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के हमले का सामना कर रहा था। बर्फ सम्राट, जिसका दिल डर से भरा हुआ था, अचानक दहाड़ उठा। हालांकि चेन जियांग ने पहले ही उसे अपनी हथेली से मारा था। ये हथेली कोई छोटी बात नहीं थी। इसमें बड़ी मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में भगवान पाउडर थे। वे सभी बर्फ सम्राट के शरीर में डाले गए। 2 अजीब जहर एक साथ मिश्रित हो गए।
जहर और भी भयानक था। बर्फ सम्राट के शरीर में प्रवेश करने के बाद यह विस्फोट हो गया, तुरंत बर्फ सम्राट की शक्ति को लकवाग्रस्त कर दिया। ये है कौन सा जहर? बर्फ सम्राट बेहद डर गया। उसे नहीं पता था कि यह कौन सा जहर है, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से एक अजीब जहर था। जब दो अजीब जहरों को एक साथ मिलाया गया तो जहर के गुणों में बहुत बड़ा बदलाव आया। यहाँ तक कि यान जिंग को भी ये पता नहीं चल पाया कि वह जहर कौन सा था। वह जहर जिसने तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दिया। चेन जियांग चिल्लाया। बर्फ सम्राट पूरी तरह से शक्तिहीन था। उसने पहले तो अपनी ताकत को शिखर तक नहीं पहुंचाया था, लेकिन इस तरह के अजीब जहर का सामना करते हुए जो कहर बरपा रहा था वह बस असहाय था। इस समय उसने अचानक एक परिचित हरी रोशनी देखी। चेन जियांग ने अपना ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार निकाला और अपनी धार से वार किया। उसने तेजी से, सटीकता से और बेरहमी से बर्फ सम्राट का सिर काट दिया। हालांकि बर्फ सम्राट की तुरंत मृत्यु नहीं हुई। आदिम युग में अरबों लोगों में से जो बाहर खड़े थे उनमें से कोई भी जो सम्राट बन सकता था, उसे इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? यदि उसे अभी जहर भी दे दिया जाए तो भी वह अपने शक्तिशाली शरीर को इतने कम समय में नष्ट नहीं कर सकता। हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे ऐसे ही मार सकते हो। यहाँ तक कि जब 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने मुझे 18 टुकड़ों में काट दिया, तब भी मैं अब तक जीवित रहने में सक्षम था। बर्फ सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में डर गया था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग उसे इतनी जल्दी इस तरह के खतरे में डाल देगा। नरक में जाओ और उन लोगों से पूछो जो मेरे द्वारा मारे गए थे। यदि आप कहते हैं कि आप एक हरे ड्रैगन दानव मारे गए तलवार से मारे गए थे, तो वे निश्चित रूप से आपको ये बताने की पहल करेंगे कि मैं कौन हूँ। चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया और भूरे काले रंग के पाउडर की एक परत बिखेर दी। जब ये बर्फ सम्राट के शरीर के 2 हिस्सों पर गिरा तो इसने तुरंत काले धुएं का एक बादल छोड़ा जो वास्तव में बर्फ सम्राट के शक्तिशाली मांसल शरीर को नष्ट कर रहा था। अभी कुछ समय पहले ये बर्फ सम्राट भारी मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैस से भरा हुआ था और उसका शरीर जादुई भ्रष्टाचार गैस से तुरंत नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी वह पाउडर से तेजी से नष्ट हो रहा था। ये भगवान ग्रहण पाउडर और कुछ और का मिश्रण है। कमीने, तुम कमीने, तुम्हारा भाग्य निश्चित रूप से 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान से भी बदतर होगा। बर्फ सम्राट ने कुछ बार विलाप किया क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे पिघल रहा था। चेन जियांग ने इन सभी गॉड एक्लिप्स पाउडर को गॉड एक्लिप्स पाउडर में मिलाकर परिष्कृत किया था। उसने इन्हें बहुत लंबे समय तक परिष्कृत किया था और केवल उनमें से एक चुटकी को ही परिष्कृत कर पाया था। उस समय जब शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय जहरीले जानवर शैतान भगवान को खत्म करने में असमर्थ थे, तो वह भी चेन जियांग की इस चाल से मारे गए थे। इस पहलू में महान यान जिंग भी शायद 10 दिनों के लिए उनसे कमतर होगा। अगर तुम्हें खुद को दोषी ठहराना है तो तुम सिर्फ बेवकूफ़ फायर डिवाइन पैलेस को दोषी ठहरा सकते हो। अगर वे तुम्हें पुनर्जीवित करने और मुझे अपमानित करने में मदद नहीं करते तो तुम अभी भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। सू यू ने धीमी आवाज में कहा। चेन जियांग ने जमीन पर काले बैंगनी तरल को देखा और एक धधकती आग छोड़ी जिससे वह पूरी तरह जल गया। ये लोग मूल रूप से गोदाम में भागना चाहते थे, लेकिन बर्फ सम्राट के ध्वनि प्रसारण से सुनने के बाद उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। जब उन्हें पता चला कि बर्फ सम्राट व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने जा रहे हैं तो इन लोगों को स्वाभाविक रूप से राहत महसूस हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बर्फ सम्राट जिस व्यक्ति का सामना कर रहे थे वह चेन जियांग था। अन्यथा वे आराम से भाव के साथ बाहर इंतजार नहीं कर रहे होते। अग्नि दिव्य महल का हॉल मास्टर आया। जब उसने भूमिगत महल में कदम रखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसका चेहरा तुरंत मौत की तरह पीला पड़ गया। केवल वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बर्फ सम्राट की आभा गायब हो गई थी। ये तथ्य कि बर्फ सम्राट नहीं मरेगा, वास्तव में मर गया, हॉल मास्टर को यह स्वीकार करना कठिन लगा और वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा, क्योंकि वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। भले ही 9 सम्राट 10 राजाओं को कई सालों से कोई खबर नहीं मिली थी, वे अभी भी जीवित थे और उनके लिए मरना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब एक बर्फ सम्राट यहाँ गिर गया था। चेन जियांग पहले ही भूमिगत महल छोड़ चुका था और यह अफसोस की बात थी कि उसने बर्फ सम्राट की स्वर्गीय गोली नहीं निकाली, लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी तो ये बेकार होगा। जब उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में भगवान के पाउडर डाले तो स्वर्गीय गोली जहर बनने वाली पहली जगह थी और जहर को वहीं संघनित किया जाना चाहिए था। बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करने का मामला मूल रूप से एक रहस्य था। बर्फ सम्राट के आधे से ज्यादा लोग पुनर्जीवित हो गए थे, लेकिन वे फिर से मर गए थे और इस बार वे पूरी तरह से बिना शव के मर गए थे। उनकी आत्माएं बिखर गई थीं। एक पीढ़ी के सम्राट के लिए यह एक दुखद मौत थी। इस बिंग्यान जिंग को उसके अच्छे दोस्त अग्नि सम्राट ने मार डाला था। अगर अग्नि सम्राट बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करने की जल्दी में नहीं होता ताकि वे 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी पर शासन कर सके तो शायद मैं आपसे नहीं टकराता। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा। अग्नि दिव्य महल का वह बूढ़ा आदमी लगभग बेहोश हो गया था जब उसे बर्फ सम्राट के बारे में पता चला।
अच्छा शो अभी आना बाकी है, किसने उसे मुझे सील करने के लिए कहा, और वह अभी भी चाहता है कि जियानिक्सियन मुझे धमकी दे, वह मौत को आमंत्रित कर रहा है, मुझे दोष मत दो। चेन जियान गहन ठंडे प्राचीन क्षेत्र के बीच में भाग गया। वर्तमान में वह बहुत अच्छे मूड में था। मूल रूप से चेन जियांग ने गहन बर्फ शहर में लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने वहां जाते हुए लोगों के एक समूह को देखा। उसने उनमें से एक को पहचान लिया, जो बी जियान था, जो उस समय गहन बर्फ की बैठक में सोने की ड्रैगन बर्फ बेचता था। यह आदमी एक छिपी हुई नदी के बारे में जानता था जो उच्च गुणवत्ता वाले गहन बर्फ के उत्पादन में माहिर थी। चेन जियांग ने दूर से ही लोगों के इस समूह को पहचान लिया, लेकिन लोगों के इस समूह ने उसे नहीं देखा। ये देखकर कि लोगों के इस समूह के हाव भाव ठीक नहीं थे, उसने तुरंत खुद को छिपा लिया। ऐसा लगता है कि इस बी जियान को किसी ने धमकाया है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वह इन लोगों के समूह से अलग है। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह सही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियान को यह पता चल गया था, इसलिए उसने तुरंत खुद को छिपा लिया था। बी जियान बर्फ और बर्फ के बीच आगे चल रहा था, जबकि उसके पीछे वाला व्यक्ति उग्र भाव से भरा हुआ था, जो बेहद अप्रिय लग रहा था। बी जियान के चेहरे पर तनाव था और समय समय पर उसके पीछे खड़े लोग उस पर चिल्लाते भी थे। निश्चित रूप से समूह के भीतर से एक व्यक्ति चिल्लाया, मैं तुम्हें 10 दिन और देता हूं। यदि तुम हमें उच्च गुणवत्ता वाली गहन चिकित्सा खोजने के लिए नहीं ला सकते, तो हम तुम्हारे बेटे का सिर काट देंगे। यह आदमी निश्चित रूप से हर जगह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफॉबिंग बेच रहा है, यही वजह है कि वह खुद को मुसीबत में डाल रहा है। यह आदमी वास्तव में स्पार को पागल करना चाहता है। अभी वह सोच रहा था कि इस बीजियान की मदद कैसे की जाए। उसे यकीन था कि यह बीजियान निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफॉबिंग पा सकता है। जिस व्यक्ति ने पहले बीजियान को धमकाया था, उसने अचानक एक चौकोर कड़ाही निकाली और जब उसने उसे हिलाया तो उसने अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, चिंता मत करो, 10 दिनों के भीतर मैं निश्चित रूप से आप सभी को प्रोफॉबिंग खोजने के लिए लाऊंगा। मेरे बेटे को और अधिक प्रताड़ित मत करो। बीजियान ने तुरंत कहा। उसका चेहरा गुस्से से भर गया क्योंकि वह दर्द में चौकोर कड़ाही को देख रहा था। बीजियान का बेटा चौकोर कड़ाही के अंदर फंस गया था। ये देखकर चेन जियांग तुरंत उड़कर ऊपर आया और फिर चौकोर कड़ाही को ऊपर लाने के लिए फॉर्म विस्थापन छाया का उपयोग किया। चौकोर कड़ाही थामे हुए आदमी को शुरू में खुद पर बहुत गर्व था, लेकिन अभी उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। चौकोर कड़ाही जो शुरू में उसके हाथ में थी, वास्तव में गायब हो गई थी। तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरे महान बूढ़ व्यक्ति का क्षेत्र है? जल्दी से घुटने टेको और कुछ बार प्रणाम करो, अन्यथा इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत और वास्तव में मेरी नींद में खलल मत डालना। चेन जियांग ने एक बूढ़े आदमी की आवाज़ दी जो सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने एक मजबूत हत्या का इरादा भी जारी किया जिससे लोग डर गए। महान प्रखर पूर्वज, ये कौन था? लोगों के उस समूह ने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन वे जानते थे कि यह बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली था। क्या तुम्हारे पास कान नहीं है? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? जल्दी से घुटने टेको और प्रणाम करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। चेन जियांग ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी हत्या की मंशा को और बढ़ा दिया, जिससे बर्फ और भी ठंडी हो गई। उन्हें बिना किसी कारण के लूट लिया गया था और उन्हें घुटने टेक कर प्रणाम करना पड़ा। ये लोग इतने मजबूत थे कि वे यहाँ आ पाए। भले ही दूसरा पक्ष बहुत मजबूत हो, लेकिन वे ऐसे ही नहीं झुकेंगे। तुम घुटने नहीं टेकोगे, है न? चेन जियांग की आवाज़ अतुलनीय रूप से बर्फ की तरह ठंडी थी और लगातार व्यंग्यात्मक लहजे में कह रही थी, उस स्थिति में तुम सभी को कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए, केवल मृतक ही घुटने नहीं टेकते। चेन जियांग अचानक कहीं से प्रकट हुआ, भगवान के हथौड़े को पकड़े हुए, जैसा कि वह प्रकट हुआ था। इससे पहले कि हर कोई उसका चेहरा देख पाता, वे पहले से ही हत्या के इरादे का एक मजबूत विस्फोट महसूस कर सकते थे। उनमें से सबसे मजबूत केवल निर्वाण क्लेश से गुजरने में सक्षम था, यहाँ तक कि सांसारिक अमर चरण के विशेषज्ञों को भी आसानी से मारा जा सकता था। उसके स्तर के लोगों की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग का दिव्य हथौड़ा क्षैतिज रूप से आगे की ओर बढ़ा, उनके सामने खड़े कुछ लोगों की ओर। इससे पहले कि वे लोग अपने होश में आ पाते, बर्फ की तरह ठंडा दिव्य हथौड़ा पहले ही उनके सिर पर लग चुका था। पलक झपकते ही ईश्वरीय हथौड़े से मारे गए व्यक्ति का ऊपरी शरीर ईश्वरीय हथौड़े से निकली आघात तरंग से चकनाचूर हो गया। मैंने आप सभी को घुटने टेकने के लिए कहा था, लेकिन आप सभी ने घुटने नहीं टेके। अब ऐसा करने का कोई मौका नहीं है। जब चेन जियांग बोल रहा था तो दिव्य हथौड़े के कारण कुछ और लोगों के शरीर फट गए और वे मौके पर ही मर गए। वे बेहद दयनीय अवस्था में मरे और उन्हें देखने मात्र से ही सिर की त्वचा सुन्न हो जाती। हमें मत मारो, हम पवित्र अग्नि विद्यालय के शिष्य हैं और पवित्र अग्नि विद्यालय के साथ हमारा रिश्ता उथला है। यदि आप हमें अपमानित करते हैं। इससे पहले कि वह आदमी बोलना समाप्त कर पाता, चेन जियांग ने उसके सिर के ऊपरी हिस्से को जोर से कुचल दिया और एक शक्तिशाली बल उसके कोमल शरीर में घुस गया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे खून के धुंध में बदल दिया जो हवा के साथ बह गया।
मुझे अग्नि दिव्य महल से सबसे अधिक नफरत है। ऐसा लगता है कि जब भी मेरे पास समय होगा मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। चेन जियांग ने अपना दिव्य हथौड़ा लहराया और उन लोगों को मार डाला जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। बर्फ की तरह सफ़ेद बर्फ लाल हो गई, लेकिन जल्दी ही वह फिर से बर्फ से ढक गई। चेन जियांग ने चौकोर कड़ाही निकाली और उसमें कैद व्यक्ति को मुक्त कर दिया। बी जियान ने बगल से अचंभित होकर देखा। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे अपने बेटे की चिंता थी। जब उसने देखा कि चेन जियांग का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था और उसने उसके बेटे को भी छोड़ दिया, तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। बी जियान भावुक हो गया। वह अपना आभार व्यक्त करने के लिए लगभग घुटनों के बल बैठ गया। आपका बेटा इतना ताकतवर नहीं है, जल्दी करो और उसे यहाँ से ले जाओ। चेन जियांग ने उदासीनता से कहा। वह एक विशेषज्ञ की तरह दिख रहा था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, सीनियर। चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया, फिर पूछा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपने पहले चेन जियांग के बारे में सुना है? बी जियांग का दिल धड़क उठा और उसने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। अब वह कैसा है? वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। मुझे अभी पता चला है कि वह गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के एक शहर में फंसा हुआ है। हालांकि गहन शीत प्राचीन क्षेत्र की गहराई में प्रवेश करने के बाद मैंने उसे कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। चेन जियांग ने ऐसा इसलिए कहा ताकि जब वह भविष्य में बी जियान की तलाश करे तो ये बी जियान उसके साथ और भी अधिक उत्साह से काम करे और उसे उन गहन लोगों की तलाश में साथ ले जाए। वह लगभग 10 वर्षों से फंसा हुआ है और यद्यपि वह मरा नहीं है, वह भविष्य में फंस सकता है। उस शहर की रखवाली अग्नि दिव्य महल का एक हॉल मास्टर करता है और ऐसा कहा जाता है कि हॉल मास्टर अमर दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। यदि वरिष्ठ वास्तव में उसे बचाना चाहते हैं तो मुझे आशा है कि आप इस पर आगे विचार कर सकते हैं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, फिर वह गहरे बर्फ शहर की ओर भागा और बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। वह चौकोर कड़ाही बहुत शक्तिशाली है। इसका इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए किया जा सकता है। अंदर की संरचनाएं बहुत पुरानी हैं और उन्हें परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी विधियां खो गई हैं और सामग्री बहुत खास हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी इसे खोजना मुश्किल होगा। सु मेयाओ ने कहा, ऐसा लगता है कि पवित्र अग्नि विद्यालय काफ़ी शक्तिशाली है। ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन अब यह मेरी है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, भविष्य में मैं इस चीज़ का उपयोग लोगों को पकड़ने के लिए कर सकता हूँ। ये चीज़ें खास तौर पर लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दीवारों पर कुछ तीखे कांटे लगे हैं। जब इस कड़ाही को हिलाया जाता है तो अंदर के लोगों को आसानी से छेदा जा सकता है। सु मेयाओ हंसा। चौकोर कड़ाही केवल एक ईंट के आकार की थी, लेकिन इसे बड़ा किया जा सकता था। चेन जियांग ने 4 पैरों वाले कड़ाही के ऊपर की चेतना को मिटा दिया और फिर उस पर खून की एक बूंद टपकाकर पुष्टि की कि यह उसका स्वामी ही था। वह गहरे बर्फीले शहर में आया और सीलिंग संरचना को करीब से देखा। सील संरचना अभी भी बड़ी संख्या में स्पार के साथ सक्रिय थी और अग्नि दिव्य महल के हॉल मास्टर को अभी भी वापस आना था। वह शायद बर्फ सम्राट को मारने वाले को खोजने के लिए भूमिगत महल के भीतर सुराग खोज रहा था। चेन जियांग ने गहन बर्फ शहर में पवित्र अग्नि विद्यालय के बारे में कुछ चीज़ों की जांच की थी और जैसा कि अपेक्षित था, अग्नि दिव्य महल के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा था और उसकी समग्र शक्ति भी बहुत मजबूत थी। वह एक शोधक संप्रदाय था। जब वे चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला कर रहे थे तो वे हमेशा दिव्य हथियार स्वर्गीय देश में खदानों पर कब्जा करना चाहते थे और वे दिव्य हथियार स्वर्गीय देश पर और भी अधिक कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि दिव्य हथियार स्वर्गीय देश भी एक बहुत मजबूत शोधक संप्रदाय था। ऐसी अफवाहें थीं कि लीडर के लीडर ने कई बार फायर डिवाइन पैलेस के हॉल मास्टर की तलाश की थी और उसे कुछ लोगों को चेन मार्शल कॉन्टिनेंट में लाने के लिए कहा था ताकि उन्हें मार सकें। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब फायर डिवाइन पैलेस के हॉल मास्टर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तभी वे आसानी से चेन मार्शल कॉन्टिनेंट को नीचे गिरा पाएंगे। अग्नि दिव्य महल ने इन 9 सालों में कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन चेन जियांग को पता था कि अग्नि दिव्य महल की समय सीमा 10 साल है। अगर व्हाइट टाइगर उसे 10 साल तक बंद रखने के बाद बचाने नहीं आया तो अग्नि दिव्य महल चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला कर देगा। अब जब चेन जियांग बाहर आ गया है तो वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं होने देगा। चेन मार्शल महाद्वीप उसकी जड़ थी, वह वहां से चला गया था और निश्चित रूप से उस जगह को युद्ध के मैदान में नहीं बदलेगा। पवित्र अग्नि विद्यालय, मुझे कुछ करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। चेन जियांग ने पहले से ही पवित्र अग्नि विद्यालय के स्थान की जांच की थी। उसने इस तथ्य का लाभ उठाने की योजना बनाई कि अग्नि दिव्य महल की जीवन शक्ति गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे मार डाला। इससे पहले कि अग्नि दिव्य महल चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करे, उसे जल्द से जल्द अग्नि दिव्य महल की शक्ति को कमजोर करना होगा और ये पवित्र अग्नि विद्यालय अग्नि दिव्य महल का नंबर 1 अधीनस्थ है। अब जब चेन जियांग को इसके बारे में पता चल गया है तो वह निश्चित रूप से पवित्र अग्नि विद्यालय को अग्नि दिव्य महल का पीछा करने और 1 साल बाद चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने नहीं देगा।
हथियार बनाने वाली ताकतों के पास काफ़ी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, है ना? चेन जियांग ने अपने हाथ में चौकोर कड़ाही को देखा। उसे लगा कि इस पवित्र अग्नि विद्यालय में इन प्राचीन वस्तुओं की भरमार होनी चाहिए। चेन जियांग को 9 साल के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन ये 9 साल वह अवधि थी जब पवित्र अग्नि विद्यालय प्रमुखता से उभरा। इस समय पवित्र अग्नि विद्यालय पहले से ही कई लोगों द्वारा प्रसिद्ध हो चुका था, और अधिक स्पार कमाने के लिए उसने एक विशाल शहर भी बनाया, जिसका उपयोग विशेष रूप से पवित्र अग्नि विद्यालय द्वारा परिष्कृत हथियारों और खजानों को बेचने के लिए किया जाता था। होली फ्लेम सिटी बहुत गर्म थी, क्योंकि यह शहर पवित्र अग्नि पर्वत के बहुत करीब था और पवित्र अग्नि विद्यालय इसके शीर्ष पर बनाया गया था। ऐसा कहा जाता था कि पवित्र अग्नि पर्वत एक बहुत ही जादुई ज्वालामुखी था, और पवित्र अग्नि विद्यालय ने पहले से ही ज्वालामुखी को नियंत्रित किया था, इसलिए वे ज्वालामुखी से लपटें निकालकर उसे परिष्कृत कर सकते थे। इसके अलावा ज्वालामुखी की गहराई में कई कीमती अयस्क भी थे। हालांकि एक निश्चित स्तर की ताकत के बिना लोगों के लिए ज्वालामुखी की गहराई में प्रवेश करना मुश्किल था। पवित्र अग्नि पर्वत एक पवित्र पर्वत था जिसके लिए अग्नि की साधना करने वाले बहुत से साधक तरसते थे। चूंकि यह पर्वत अग्नि गुण की एक बहुत समृद्ध सहज क्यूई जारी करता था, इसलिए यह अग्नि में प्रशिक्षण लेने वाले साधकों के लिए अत्यंत लाभकारी था। इसलिए पवित्र यान शहर के अधिकांश लोग अग्नि में प्रशिक्षण लेते थे। हालांकि यह स्थान बहुत गर्म था, लेकिन लोगों का ये समूह इसे महसूस नहीं कर सका। यहाँ हथियार और खजाने बेचने वाली कई दुकानें थीं। जब चेन जियांग सड़कों पर चलता था तो कई लोग उसे दूर से ही पुकारते थे, क्योंकि उन दुकानदारों को पता चल जाता था कि वह अभी शहर में आया है। हालांकि चेन जियांग एक कीमियागर था, फिर भी उसके पास कलाकृतियों की ढलाई के बारे में एक निश्चित स्तर की समझ थी। लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू दोनों मास्टर रिफाइनर थे। उसने पहले भी इन दोनों लड़कियों के साथ कुछ समय बिताया था और उनके साथ कुछ गहन स्पिरिट ग्रेन और महान संरचनाओं पर शोध भी किया था। जब वह खाली होता तो वह दिव्य पुस्तक निकालता जिसमें कई शक्तिशाली महान संरचनाओं के रिकॉर्ड थे। यद्यपि सुजाकू दिव्य अस्त्र लियू मेंगर के पास था, यदि उसके साथ कोई संबंध होता तो भी उसके लिए उसे वापस लेना असंभव होता, इसलिए वह केवल एक नया अस्त्र ही परिष्कृत कर सकता था। नए सुजाकू दिव्य हथियार के लिए पहले से ही ब्लूप्रिंट और सामग्री मौजूद थी, लेकिन एक ऐसा ईश्वरीय लोहार नहीं था जो दिव्य हथियार बना सकता था। इस समय भगवान का हथौड़ा भी उसके साथ था। उसे लगा कि अगर वह भविष्य में एक नया सुजाकू दिव्य हथियार परिष्कृत करना चाहता है तो वह केवल उस पर, लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू पर भरोसा कर सकता है। जब चेन जियांग शहर में दाखिल हुआ तो उसने शहर के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य इमारत देखी। बिना पूछे ही उसे पता चल गया कि यह पवित्र अग्नि विद्यालय की दुकान है। जैसे ही वह दुकान में घुसने वाला था, उसने एक दर्दनाक चीख सुनी। बाहर खड़े कई लोगों ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा तो देखा कि कुछ अधेड़ उम्र के लोग पवित्र अग्नि विद्यालय की पोशाक पहने हुए एक युवक को ले जा रहे थे, जिसके शरीर पर कई घाव थे। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने युवक को बाहर फेंक दिया, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। ये हमारी पवित्र लॉ की दुकान में आकर परेशानी खड़ी करने का नतीजा है। आपने वास्तव में हम पर, पवित्र अग्नि विद्यालय पर, एक टूटे हुए हथियार का इस्तेमाल किया ताकि आप पर अपने शिल्प कौशल का दोष मढ़ा जा सके। यह आपका अपना मामला है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उस आदमी ने जमीन पर चिल्ला रहे लड़के के पास एक टूटी हुई तलवार फेंकी। जब बाकी लोगों ने ये देखा तो वे चुप हो गए, अपना सिर हिलाया और आह भरी। फिर वे अपने अपने समय पर काम पर वापस चले गए। युवक ने सेक्रेड फ्लेम की दुकान से चाकू खरीदा था, लेकिन वह टूटा हुआ था। युवक को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वह सफाई मांगने आया, लेकिन फिर उसे बुरी तरह पीटकर बाहर निकाल दिया गया। चेन जियांग ने इसे देखते ही तुरंत समझ लिया, और यह बस यूं हुआ कि वह मुसीबत ढूंढने के लिए पवित्र अग्नि विद्यालय में आने वाला था, इसलिए वह पवित्र अग्नि विद्यालय के साथ दुश्मनी करने से नहीं डरता था। इसलिए जब वह किशोर के पास गया तो उसने वास्तव में एक रिलाइव डैन निकाला और उसे किशोर के मुंह में रख दिया। सेक्रेड फ्लेम के स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़े कुछ हटे कट्टे आदमी भी भौंचक्के रह गए। किसी ने वाकई उस आदमी को बचाने की हिम्मत की जिसे सेक्रेड फायर स्कूल ने उनके सामने पीटा था। ये स्पष्ट रूप से उसे सम्मान नहीं दे रहा था। वह बहुत ताकतवर नहीं था और रिलिव डैन उसके लिए बहुत उपयोगी थे। होश में आने के बाद उसने पवित्र लॉ की दुकान से बड़े आकार के आदमी को गुस्से से देखा, लेकिन उसे पहले भी एक बार पीटा गया था, इसलिए वह पहले की तरह आवेगी नहीं था। उसने जल्दी से चेन जियांग को धन्यवाद दिया। ये बड़ा भाई, तुम्हारा नाम पुकारा गया है। मैं तुम्हें एक रिलिव डैन देना चाहता हूं और भविष्य में भले ही मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़े, मैं इसे तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। रिलिव डैन उसके लिए बेहद कीमती था और उसे खाना उसके लिए उसकी जान बचाने के बराबर होगा। अन्यथा अपनी चोटों के साथ अगर वह चीज़ों को थोड़ा भी खींचता तो वह अपंग हो जाता। ये सिर्फ रिलिव डैन का एक टुकड़ा है, इसे दिल पर मत लेना। चेन जियांग हंसा। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसने लापरवाही से रिलिव डैन निकाल लिया तो सेक्रेड फायर स्कूल के बड़े आकार के लोग पहले ही मुसीबत मोल लेने आ गए होते।
बड़े भाई, क्या आप अंदर जाकर कुछ खरीदना चाहते हैं? कृपया मत जाए, वे जो चीज़ें हमें बेचते हैं वे बस कुछ हैं। थोड़ा कचरा। बड़े आदमियों को उसे बुरी तरह घूरते हुए देखकर युवक ने हिम्मत जुटाई और चेन जियांग को चेतावनी दी। छोटे बदमाश, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ये हमारे पवित्र अग्नि विद्यालय की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के बराबर है। बड़े आकार के आदमी में से एक गुस्से में चिल्लाया। वह ऊपर जाना चाहता था, लेकिन चेन जियांग ने उसे भयंकर रूप से घूरा, जिससे शक्ति का एक विस्फोट हुआ, जिससे बड़े आकार के आदमी को ठंडे पसीने आ गए। वह कुछ कदम पीछे हट गया और उसके पैर कमजोर हो गए। ये देखकर कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्याप्त शक्ति वाला है और पवित्र अग्नि स्कूल के साथ लड़ने जा रहा है, भीड़ ने दिलचस्पी से उसे देखा। चेन जियांग ने जमीन पर पड़ा टूटा हुआ ब्लेड उठाया और अपनी उंगली हिलाई। एक डिंग की आवाज़ सुनाई दी और मोटा ब्लेड सचमुच टूट गया और टूटे हुए धातु के टुकड़े में बदल गया। ये वाकई बहुत बेकार है। छोटे भाई, मैंने इसे वाकई पवित्र अग्नि स्कूल से खरीदा है। चेन जियांग ने पूछा। उसके हाथ के हल्के से झटके से स्टील का एक मजबूत टुकड़ा टुकड़ों में बिखर गया। हर कोई उसकी बातों पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा कई सालों से यहाँ बहुत से लोग स्पष्टीकरण मांग रहे थे, लेकिन अंत में उन सभी को पीटा गया और बाहर निकाल दिया गया। हाँ, उन्होंने मेरे 5 लाख स्पार ले लिए। मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गेंडे के सींग का इस्तेमाल किया और ब्लेड टूट गया। मैं उनसे बहस करने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे पीट दिया। युवक जानता था कि उसके सामने बड़े भाई में असाधारण ताकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन रक्षक पकड़ लिया हो और अपनी शिकायतें बता रहा हो। चेन जियांग ने ठंडी हंसी में कहा, यह कचरा वास्तव में 5 लाख स्पार स्वीकार करने को तैयार है। यदि आप दिव्य हथियार स्वर्गीय देश में जाते हैं तो इस तरह के कचरे को निश्चित रूप से बेचने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह पैसे के लिए किसी के खिलाफ साजिश रचने और उसे मारने के बराबर है। ये पवित्र अग्नि विद्यालय वास्तव में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वह दिव्य हथियार संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, इसलिए यह पता चलता है कि यह सिर्फ इस तरह का कचरा है। ये वास्तव में मज़ेदार है। किसी और के दरवाजे पर ऐसे शब्द कहना स्पष्ट रूप से स्थिति को बर्बाद करना था। सेक्रेड फायर स्कूल के सभी लोग गुंडे थे। उन्होंने चेन जियांग के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, और जैसे ही वे मदद के लिए पुकारने के लिए दुकान में घुसने वाले थे, चेन जियांग ने उन्हें रोकने के लिए उत्सुकता से चिल्लाया, अभी अभी आपने इस छोटे भाई के साथ ऐसा किया। वह सच बोल रहा था। आपकी चीजें वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। वह केवल स्पष्टीकरण मांगने के लिए यहाँ आया था, और आप लोगों ने उसे लगभग अपंग बना दिया। वे बड़े कद के लोग शायद असभ्य और अनुचित व्यवहार करने के आदी थे। उनके दिल क्रोध से भर गए थे और वे चेन जियांग को घूर रहे थे, और उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? दांत के बदले दांत। बेशक, चेन जियांग ने जब कहा तो वह पहले ही हवा के झोंके में बदल चुका था और ऊपर उड़ गया था। किसी ने नहीं देखा कि उसने कैसे कदम बढ़ाया, लेकिन वे कुछ बड़े आदमी पहले ही दुकान में उड़ गए थे। जब वे जमीन पर पड़े थे तो वे चीख रहे थे और उनके शरीर पर टूटी हुई हड्डियां साफ देखी जा सकती थीं। भले ही आपने कुत्ते को मारा हो, फिर भी आपको मालिक को देखना होगा। आप हमारी पवित्र लॉ की दुकान के सामने हंगामा कर रहे हैं। क्या आप हमें बहुत ज्यादा नीची नज़र से नहीं देख रहे हैं? काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दुकान से बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। चेन जियांग ने ठंडी हंसी में कहा, आपका पवित्र अग्नि विद्यालय बच्चों को भी धोखा देकर ऐसी घटिया चीजें दूसरों को बेचता है। ये दूसरों को मरने देने के बराबर है। आपकी जैसी शक्ति मेरी नज़र में कुत्तों से भी बदतर है। कम से कम कुत्ते लोगों को काटेंगे, वे झूठ नहीं बोलेंगे और वे लोगों को नहीं मारेंगे। क्या तुम यहाँ खास तौर पर परेशानी खड़ी करने आए हो? अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। नहीं, मैं मूल रूप से एक शक्तिशाली हथियार खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने दरवाजे पर कमज़ोरों को धमकाते हुए मिलेंगे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेन जियांग ने अपना ब्लेड निकाला और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा, यह आपके पवित्र अग्नि विद्यालय द्वारा परिष्कृत किया गया है ना? इस तरह का कचरा 500,000 स्पार में बेचा जा सकता है। ये सही है, ये हमारे पवित्र अग्नि विद्यालय से है। 5 लाख स्पार के साथ भी हम केवल इस तरह की चीज़ ही खरीद सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठहाका लगाया, इस ब्रेक को देखते हुए यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने इसे तोड़ने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया है। इस स्तर का एक हथियार स्पष्ट रूप से आपकी ताकत का सामना नहीं कर सकता है। अगर यह मैं होता तो मैं भी इसे आसानी से तोड़ सकता था। मैंने 3 लाख स्पार का इस्तेमाल करके आपसे रिफाइनिंग सामग्री खरीदी और फिर एक ब्लेड बनाया। मैं आपसे वादा करता हूँ आप इसे आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। चेन जियांग वास्तव में कोई विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। इस पवित्र ज्वाला की दुकान का प्रभारी व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत कमज़ोर नहीं था। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसने निर्वाण के 8 क्लेशों को झेला था और वर्तमान स्वर्ग में उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इस स्तर के व्यक्ति के लिए 3 लाख स्पार से बना एक हथियार बहुत ही कमतर था।
जब उसने पवित्र ज्वाला की दुकान के प्रवेश द्वार पर ये शब्द कहे तो कई लोगों ने सोचा कि चेन जियांग बस बकवास कर रहा है। इसलिए जब पवित्र ज्वाला की दुकान के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे ये शब्द कहते सुना तो वह जोर से हंस पड़ा। 3 लाख स्पार के बारे में भूल जाओ, भले ही आप 300 मिलियन स्पार द्वारा खरीदी गई सामग्रियों का उपयोग करें, एक ऐसे हथियार को परिष्कृत करने के बारे में मत सोचो जिसे मैं आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। चेन जियांग ने कहा, बेशक आप मेरे द्वारा परिष्कृत हथियारों को सड़ा सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इसे आसानी से गंदा नहीं कर पाएंगे। यदि आप 300 मिलियन स्पार के लिए सामग्री बनाते हैं तो मुझे डर है कि मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं उपकरण फोर्जिंग में बहुत कुशल नहीं हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि सबको पता चले कि आपकी पवित्र ज्वाला की दुकान किस तरह लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। इस तरह की चीज़ जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उसे 5 लाख स्पार में बेचा जा सकता है। अगर मैं होता तो मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का कचरा बिल्कुल नहीं बेचता। अधेड़ उम्र का आदमी जोर जोर से हंसता रहा, चूंकि आप लोहारी में कुशल नहीं हैं और आप गोलियों के बारे में ऐसे अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत करते हैं, ये वास्तव में हास्यास्पद है। मैं फिर से कहता हूँ, हमारी पवित्र ज्वाला की दुकान में 500,000 स्पार के हथियार बिल्कुल इसी तरह के सामान हैं। इसके अलावा यह अन्य दुकानों की तुलना में बहुत बेहतर है। यदि आपने 3 लाख स्पार से जिस हथियार को परिष्कृत किया है उसे तोड़ने के लिए मुझे वास्तव में बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो मैं आपको पूरी पवित्र ज्वाला की दुकान दे दूंगा। चेन जियांग बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे दुकान देने के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप अभी ऐसा निर्णय ले सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक दुकान नहीं है? मेरे पिता पवित्र अग्नि विद्यालय के नेता हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपको 3 दिन और 3 रातों के लिए मेरी दुकान के सामने घुटने टेकने होंगे और आपको हमारे सामने झुकना होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। स्थिति को देखकर किशोर चिंतित हो गया। उसे डर था कि कहीं वह चेन जियांग को नुकसान न पहुंचा दे। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी दुकान से 3 लाख स्पार की कीमत की सामग्री चुन लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुकान बहुत अंधेरी नहीं होगी, वरना यह वास्तव में मुश्किल होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति हैं। आपको लगता है कि शोधन बहुत सरल है, हालांकि शोधन के लिए सामग्री सस्ती है। रिफाइना ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इतनी आसानी से प्राप्त किया जा सके। चेन जियांग ने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि गोलियों को परिष्कृत करना और भी कठिन है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेशक इसका उद्देश्य गोलियों को परिष्कृत करना है, लेकिन यदि अल्केमिस्ट गोलियों को परिष्कृत करना चाहे तो भी उसे इस प्रक्रिया से परिचित होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। मैं एक कीमियागर हूँ। चेन जियांग ने अपनी बात समाप्त करने के बाद दुकान में कदम रखा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अगर कोई और होता तो यह अधेड़ उम्र का आदमी शायद इतना चिंतित न होता, लेकिन वह जानता था कि अल्केमिस्ट के शोधन में निश्चित रूप से कुछ बुनियादी आधार थे। वह ये भी स्पष्ट था कि कई अल्केमिस्ट के रिफाइना बनने के बाद उनके पास और भी उपलब्धियां होंगी और कुछ तो गोलियों को भी परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। निम्न श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। निम्न श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति बनाने के लिए कई सामग्रियां थीं और उनमें से एक भी दुर्लभ नहीं थी। युवक की कृपाण एक तीसरे चरण का आत्मिक हथियार था और ये तीसरा चरण आत्मिक हथियार हथियारों और जादुई खजानों के भीतर की संरचनाओं पर आधारित था। आमतौर पर एक तीसरे चरण के आत्मिक हथियार में 3 साधारण संरचनाएं होती हैं और शोधन सामग्री सभी साधारण होती हैं। लागत को देखते हुए बच्चे ने जो ब्लेड खरीदा है उसमें शायद केवल 50,000 स्पार हैं और इस्तेमाल की गई सामग्री सभी बहुत ही कच्ची है। उन पर जो नक्काशी की गई है वह पर्याप्त सटीक नहीं है। वे टेढ़े मेढ़े हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी नौसिखिए ने बनाया हो। ये सोचना कि ऐसी चीज़ वास्तव में 5 लाख स्पार में बिक सकती है और इसे तीसरे चरण का स्पिरिट ट्रेजर कहा जाता है, लेकिन मापदंड पूरे किए गए थे और गुणवत्ता के मानक बहुत कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे केवल साधारण ही माना जा सकता है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और सामग्री को देखते हुए कहा। उनके शब्दों से उनके पीछे बैठे लोग थोड़े भावुक हो गए, खास तौर पर रिफाइनर, क्योंकि अगर वे इस तरह की समस्या को समझना चाहते थे तो वे आमतौर पर रिफाइनिंग में समृद्ध अनुभव वाले लोग होते। जब शो देखने आए लोगों ने देखा कि सेक्रेड फायर स्कूल ने उनका खंडन नहीं किया तो उन्हें मन ही मन याद आया कि अभी उन्हें सेक्रेड फायर स्कूल के बारे में बहुत बुरा लगा था, खासकर उन लोगों के बारे में जो अक्सर यहाँ आते थे, और उन्हें पता था कि यहाँ बहुत से लोग थे जो अतीत में परेशानी पैदा करने आए थे। उस युवक को भाग्यशाली माना जा सकता है जो उस कचरे के टुकड़े को राक्षस जानवरों को पीटने के लिए ले गया और यहाँ तक कि उनकी जान की भीख मांगने के लिए वापस आया। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो कई लोग कांप उठे। अगर वे पवित्र अग्नि विद्यालय पर बहुत भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने उससे एक अच्छी वस्तु खरीदी है, अगर ये लड़ाई के दौरान विश्वसनीय नहीं है तो यह निश्चित रूप से उन्हें मार देगा।
सभी जानते थे कि दिव्य शस्त्र स्वर्गीय देश के हथियार और खजाने उच्च गुणवत्ता के हैं और कीमत भी बहुत कम नहीं होगी। बस बात यह थी कि दिव्य शस्त्र स्वर्गीय देश तक पहुंचना मुश्किल होगा। अगर कोई सामान्य व्यक्ति वहां टेलीपोर्ट करना चाहे तो उसे बड़ी रकम चुकानी होगी। 1,00,000 स्पार के लिए 150 किलोग्राम प्रोफॉगैंग, मुझे 300 किलोग्राम चाहिए। चेन जियांग ने इसे परिष्कृत करने के लिए सबसे आम घटक के रूप में प्रोफॉगैंग का उपयोग करने की योजना बनाई। यह अपेक्षाकृत सस्ता था और वह उन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता था। क्या सिर्फ प्रोफॉगैंग का इस्तेमाल करना संभव है? प्रोफॉगैंग की विशेषता ये थी कि वे कठोर और मजबूत थे और उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। कमी ये थी कि उन्हें कठोर बनाना मुश्किल था, इसलिए कई रिफाइनर प्रोफॉगैंग को गलाने की प्रक्रिया में कुछ और मिला देते थे, जिससे प्रोफॉगैंग को बनाना आसान हो जाता था। जब तक यह एक प्रोग्रेसिव गैंग है, मुझे 300 किलोग्राम दे दो। चेन जियांग ने प्रोग्रेसिव गैंग बेचने वाले आदमी को देखा और फिर से चिल्लाया। कोई नहीं जानता था कि चेन जियांग क्या करने की योजना बना रहा था। 3,00,000 स्पार के लिए 300 जिन प्रोग्रेसिव गैंग खरीदने का मतलब होगा कि वे कुछ और नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा एक ब्लेड को परिष्कृत करने के लिए किसी को प्रोग्रेसिव गैंग के सभी 300 जिन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सभी को संदेह था कि चेन जियांग कुछ गहन गिरोहों को अभ्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा था। पवित्र अग्नि विद्यालय के बेटे का नाम यांग शुआंगक्वान था। नेता के बेटे के रूप में उसकी ताकत उसके पिता के करीब कही जा सकती है, भले ही वह छोटा था और वह भविष्य में पवित्र अग्नि विद्यालय को संभालने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि चेन जियांग क्या करने की योजना बना रहा था। यहाँ मेरे लिए कलाकृतियाँ गढ़ने की जगह होनी चाहिए, चेन जियांग ने पूछा। बेशक, लेकिन हमें मौके पर ही नज़र रखनी होगी, कहीं आप हमें धोखा देने की कोशिश न करें, यांग शुआंगक्वान ने कहा। हमें यही करना चाहिए। मुझे भी जल्दी से साथ ले चलो। यांग शुआंगक्वान ने अपनी आंखों से एक बूढ़े आदमी को इशारा किया और बूढ़े आदमी को अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने चेन जियांग को एक बड़े दरवाजे से अंदर लाया। उसके पीछे कुछ लोग भी थे जो हंगामा देखने आए थे। हालांकि ये लोग उच्च पद के थे और सभी पास की दुकानों के मालिक थे और यांग शुआंगक्वान ने चुपचाप उन्हें अंदर आने की अनुमति दी थी ताकि चेन जियांग की निगरानी की जा सके। वह हमेशा चेन जियांग के साथ रहा था और यद्यपि वह युवा था, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करने पर चुप रहना ही उसका सबसे अच्छा तरीका था। वह उसे बिल्कुल भी बाधित नहीं कर सकता था और वह ये भी चिंतित था कि पवित्र अग्नि विद्यालय इस मामले के लिए चेन जियांग से बदला लेगा। वे एक बहुत बड़े फोजिंग रूम में पहुंचे। यहाँ एक बहुत बड़ी फोजिंग टेबल थी और कोई भी ये बता सकता था कि इस जगह का इस्तेमाल कई रिफाइनर द्वारा बड़े पैमाने पर खजाने को परिष्कृत करने के लिए एक साथ काम करने के लिए किया जाता था। चेन जियांग के पास भट्टी नहीं थी, जिसे देखकर रिफाइनर को हंसी आ गई। भट्टी के बिना वह गहरे लोहे को परिष्कृत नहीं कर सकता था। अगर वह उन्हें गला नहीं सकता था तो वह उन्हें कठोर भी नहीं बना सकता था। लेकिन चेन जियांग बेहद शांत था। उसने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। यहाँ एक फोजिंग प्लेटफॉर्म था। उन्होंने इसे आजमाया और पाया कि इसके विनिर्देश बहुत मानक थे। यह उच्च तापमान और मजबूत प्रभाव बल का सामना कर सकता था। उसने उन बिखरे हुए 300 किलोग्राम के भारी भरकम पिंडों को विशाल मंच पर रख दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली से एक तेज लौ छोड़ी, जिसने मंच पर मौजूद भारी पिंडों को भून दिया। दरअसल उसने सीधे इस तरह से इसे जलाने के लिए भट्टी का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। भट्टी को जलने में कितना समय लगेगा? अगर भट्टी होती तो वह भट्टी के गठन का इस्तेमाल लौ को मजबूत करने और शोधन की गति बढ़ाने के लिए कर सकता था। जैसे ही हर कोई अपने दिल में उपहास कर रहा था, वह बर्फ सफ़ेद गहरा गिरोह लाल हो गया। प्रोग्रेसिव गैंग्स बेहद सख्त थे, उन्हें बनाना मुश्किल था और उन्हें गलाना भी मुश्किल था। 100 किलोग्राम प्रोग्रेसिव गैंग्स पहले से ही काफ़ी थे, 300 किलोग्राम की तो बात ही छोड़िए। रिफाइनर, जो शुरू में उनका मजाक उड़ा रहा था, इस पल हंस भी नहीं सका क्योंकि वे बता सकते थे कि चेन जियांग की लौ बेहद तेज थी। जिस व्यक्ति के पास ये लौ थी, वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। यहाँ तक कि अग्नि आत्मा के साथ भी इस कदम को हासिल करना मुश्किल था। पहले चेन जियांग ने कहा था कि वह एक गोली बनाने वाला है, लेकिन हर कोई उससे असहमत था। उन्हें लगा कि वह सिर्फ एक साधारण कीमियागर है। अब जब उन्होंने उसकी अथाह ताकत के आधार पर उसकी शक्तिशाली लपटें देखीं, तो उन्हें लगा कि वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो भगवान जाने कितने सालों से जी रहा है। चेन जियांग का ये पहला शोधन था, लेकिन उसने शोधन के बारे में अपने सिद्धांतों को काफ़ी हद तक निर्देशित किया था। इससे पहले उसने एक शोधन खजाना पुस्तक प्राप्त की थी और बाद में एक दिव्य पुस्तक। इस तथ्य के अलावा कि वह पहले लियू मेंगर और डोंगफेंग शिन्यू के साथ भी रहा था, इस तरह की निम्न स्तरीय चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थीं। अगले दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। केवल चेन जियांग को चिल्लाते हुए, अपनी मांसल हथेलियों को फैलाते हुए और सभी जगह बिखरे हुए जले हुए गहरे अंगों को मसलते हुए देखा।
भले ही उनके और चेन जियांग के बीच एक दूरी थी, फिर भी वे गहन गिरोह के भयानक तापमान को महसूस कर सकते थे। लेकिन अब वास्तव में एक व्यक्ति था जिसने अपने हाथों से इस तरह की चीज़ को छुआ था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि गहरे लाल रंग के ये टुकड़े आटे की तरह थे, जिन्हें चेन जियांग ने कुछ सांसों में एक साथ गूंथकर एक बड़ी गेंद बना दिया था। जिसने अपने शरीर को स्वर्गीय ऋषि के शरीर के लिए प्रशिक्षित किया था, उसके लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये वास्तव में आटा गूंथने जैसा था। सारे गहनों को एक गेंद में गूंथने के बाद चेन जियांग ने एक काला लोहे का हथौड़ा निकाला। ये देखने में बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे दिव्य शिल्पियों ने पहले भी इस्तेमाल किया था। मास्टर ईश्वरीय शिल्पकार, मैंने आखिरकार आपको अपने हथौड़े से निराश कर दिया है। मैंने आखिरकार इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया है। चेन जियांग ने सोचा, उसने पहले भी इस हथौड़े को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था और इस हथौड़े से पहले भी कई लोगों के सिर पर वार किया गया था, जिससे उसे लगा कि वह इस हथौड़े को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है। भगवान का हथौड़ा बेशक असाधारण था। अतीत में चेन जियांग को भी इसे उठाने और इसे सहजता से हिलाने में बहुत लंबा समय लगा था। डोंग डोंग डोंग, चेन जियांग ने अपने हाथों से उस गहरे गिरोह को पकड़ लिया। पलटने और लयबद्ध पिटाई के बाद इसे एक पंक्ति में आकार देने में केवल कुछ ही हरकतें लगीं। यह आपके सिर पर हथौड़ा मारने जितना सरल है, चेन जियांग ने सोचा। चेन जियांग के हथौड़े का हर वार उसके बगल में बैठे रिफाइनर के दिलों की धड़कन के बराबर था। क्योंकि चेन जियांग के हाथों में प्रोग्रेसिव गैंग वास्तव में इतना कमज़ोर हो गया था कि कुछ ही वार से वह विकृत हो गया था। यांग शुआंगक्वान का चेहरा बदसूरत होने लगा। वह पहले ही समझ चुका था कि चेन जियांग 300 किलोग्राम के उस भारी भरकम गिरोह के साथ क्या करने जा रहा है। जैसी कि उम्मीद थी, जैसा कि यांग शुआंग ने सोचा था, जब चेन जियांग ने गहन गिरोह के पूरे टुकड़े को फौज करना समाप्त कर दिया, तो उसने इसे मोड़ दिया और आग की लपटों से इसे गर्म करना शुरू कर दिया। मूल रूप से बड़ा गहन गांठ का टुकड़ा इस तरह से बार बार मोड़ने और परिष्कृत करने के बाद धीरे धीरे छोटा होता गया। इसका मतलब ये भी था कि शेष गहन गांठ की गुणवत्ता बहुत अधिक थी और उसके भीतर की अशुद्धियां भी दूर हो गई थीं। मैं इसे कुछ बार मोड़ भी सकता हूँ। हर बार मोड़ने और गढ़ने से पहले मुझे बस कुछ संरचना रून लिखने की ज़रूरत होती है। पाया कि इस तरह के प्राथमिक हथियार को परिष्कृत करना उतना मुश्किल नहीं था जितना इसे परिष्कृत करना। ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए इसे शुरू करना अपेक्षाकृत आसान होगा, और इसमें कई सामग्रियां थीं और यह उतना ही आसान था जितना उसने कल्पना की थी। हालांकि चेन जियांग जानता था कि यह केवल एक प्राथमिक हथियार था। अगर वह उन उच्च स्तर के खजानों या चीज़ों को परिष्कृत करता है तो ये बहुत अधिक कठिन होगा, एक उच्च स्तर की गोली को परिष्कृत करने के समान। इतने सारे गहन समूह एक साथ रखे जाने के कारण ये बहुत भारी होना चाहिए। मैं पहले एक सरणी पैटर्न जोड़ूंगा जो वजन को हल्का कर सकता है। चेन जियांग को जब भी कुछ करना होता तो वह ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड पर सरणी चिन्हों को देखता और उनका अध्ययन करता। इसके अलावा उसने पहले भी कुछ सरणी मास्टर्स की यादों को ग्रहण किया था, इसलिए उसे संरचनाओं में काफ़ी उच्च उपलब्धियां प्राप्त थीं। इस तरह की सरणी बनाना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने जल्दी से ड्राइंग पूरी कर ली और ध्यान देने वाली अगली बात यह थी कि फोल्डिंग या फोजिंग प्रक्रिया के दौरान वे सरणी के पैटर्न को खराब नहीं कर सकते थे, अन्यथा ये बेकार हो जाएगा। इससे पहले उसने एक छोटी सी गोली पर एक रहस्यमयी आत्मा का दाना उकेरा था। यह इससे कहीं ज़्यादा कठिन था, इसलिए अभी वह इसमें बेहद कुशल था। दूसरा रून वह रून है जो अपने उपयोगकर्ता की सहज क्यूई को शीघ्रता से अवशोषित कर सकता है और साथ ही बाहरी दुनिया से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकता है। जब चेन जियांग ने दूसरा रून बनाना समाप्त किया तो प्रोग्रेसिव गैन की गुणवत्ता पहले से ही बहुत अधिक थी। जब यह उस स्तर पर पहुंचा तो प्रोग्रेसिव गैन का मूल्य 300 किलोग्राम के मूल्य से कहीं अधिक हो गया और इसे एक प्रकार की दुर्लभ कलाकृति फोजिंग सामग्री माना जा सकता था। की लपटें शक्तिशाली थी, उसका शरीर मजबूत था और एक ईश्वरीय हथौड़े के साथ गहनता के बारे में भूल जाओ, वह कुछ अधिक जिद्दी सामग्रियों को भी नीचे ले जा सकता था। जब इन सामग्रियों को आर्टिफैक्ट फोजिंग के लिए जलाया जाता है तो आध्यात्मिक दवाइयों को जलाने की तुलना में इन्हें प्राप्त करना आसान होता है। आर्टिफैक्ट फोजिंग के लिए सामग्रियों को जलाने के लिए तापमान पर बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आध्यात्मिक दवाइयों को जलाते समय तापमान में थोड़ा सा भी अंतर विफलता का कारण बन सकता है। हर कोई जानता था कि चेन जियांग एक सरणी पैटर्न बना रहा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह किस प्रकार की सरणी बना रहा था। तीसरा रून वह रून है जो जन्मजात क्यूई को मजबूत कर सकता है, जिससे उसे विस्फोटक शक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर चौथा रून है, ये भी अधिक जटिल है। अवरुद्ध होने पर यह अन्य लोगों की शक्ति के एक बड़े हिस्से को संतुलित कर सकता है। ये 4 खंड 4 रून निकले। क्या इसकी कीमत 300,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी? इतना ही नहीं, बल्कि यह इतनी जल्दी हुआ था कि शुरू से अंत तक सिर्फ 4 घंटे ही बीते थे।
सभी को ये स्पष्ट रूप से पता था कि यदि यह कृपाण सफलतापूर्वक बना ली गई तो इसकी गुणवत्ता इस दुकान में बिकने वाले 5वें और 6ठे चरण से कहीं बेहतर होगी। चाहे गोलियों को परिष्कृत करना हो या हथियारों को परिष्कृत करना हो, सावधानी बरतनी पड़ती थी। उसने पहले ही सभी 4 चरण पूरे कर लिए थे और केवल एक चीज बची थी जो ब्लेड की तरह दिखना था, और अंत में उसे बस अपने ब्लेड को थोड़ा तेज करना था ताकि उसे देखना आसान हो जाए। यह अंतिम चरण भी आसान नहीं था। दूसरे दुकानदारों को देखने आई कि मियागर ने चुपके से अपने दिल में ब्लेड की कीमत का अनुमान लगाया। उन्हें विश्वास था कि यह कम से कम 2 मिलियन स्पार में बिकेगा, और अगर यांग वुशुंग इसे नष्ट करना भी चाहे तो यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। इस समय यांग वुशुंग को बहुत दबाव महसूस हुआ, क्योंकि उसने पहले कहा था कि वह इस कीमत पर आसानी से कोई भी हथियार प्राप्त कर सकता है, लेकिन 3 लाख स्पार से बने ब्लेड को इतने सारे लोगों द्वारा एक साथ हथौड़े से पीटने से तोड़ना इतना आसान नहीं था। 6 घंटे बाद चौथा चरण, अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाला ब्लेड पूरा हो गया। चेन जियांग ने इसमें इनेट क्यूई डाला, जिससे तुरंत एक सफ़ेद गुवानजिया निकला जो एक खजाने की तरह लग रहा था। चौथे स्तर का आत्मा हथियार। चेन जियांग ने उदासीनता से कहा, अब कृपया आकर इसे आजमाएं और देखें कि क्या इसे इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये पहली बार है जब मैंने इस आत्मा कलाकृति को परिष्कृत किया है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मैं कितना अच्छा हूं। पहले दौर में आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन अभी कुछ लोग देख रहे थे कि चेन जियांग कितना अपरिचित था। यहाँ तक कि एक नया रिफाइनर भी इसमें इतना कुशल नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर वह 6 घंटे में इस चरण 4 आत्मा हथियार को गढ़ने में बेहद कुशल था। यहाँ तक कि कुछ पुराने रिफाइनर जो कई सालों से इसे परिष्कृत कर रहे थे शायद हार मान लें। यांग वुशुंग का माथा पसीने से लथपथ था। अभी बहुत से लोग उसे देख रहे थे। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह इस ब्लेड को नष्ट कर सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। सौंपे गए ब्लेड को देखते हुए यांग वुशुंग ने अपनी मुट्ठी कस ली। वह अपने सामने चेन जियांग को मारने और इस मामले को खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था जिसने उसे व्यथित कर दिया। अगर वह हार गया तो ये दुकान सौंपनी होगी। यह एक बहुत बड़ी दुकान थी। अगर उसने इसे सौंप दिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, और अंदर की सारी सामग्री भी उसकी अपनी थी, जैसे काउंटर पर रखे खजाने और हथियार। यांग वुशुंग को ब्लेड मिलने के बाद लगा कि यह प्रकाश नहीं है। उसने सहज क्यूई को चैनल किया और पाया कि रून बहुत अच्छी तरह से उकेरे गए थे, और रून भी साधारण रून नहीं थे। बुरा नहीं है, यह एक अच्छा ब्लेड है। यांग वुशुंग ने अपने दिल की गहराई से प्रशंसा की, लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। ब्लेड को संभालते हुए उसने चेन जियांग पर वार किया। ब्लेड के शरीर से आग की लपटें फूट पड़ीं। ब्लेड क्यूई से तीव्र गर्मी का एक विस्फोट निकला जिसने चेन जियांग को घेर लिया। चेन जियांग गुस्से में था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग वुशुंग वास्तव में उसे मारने और दुकान को सौंपने से बचने की योजना बना रहा है। उसने तुरंत चकमा दिया, लेकिन ब्लेड अचानक बदल गया और उस युवक की ओर वार किया जो बहुत दूर नहीं था। कमीने! चेन जियांग गुस्से से चिल्लाया क्योंकि वह अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। उसकी मुट्ठी बल को तितर बितर कर रही थी। हर कोई तुरंत घबरा गया। ये यांग वुशुंग वास्तव में एक बदमाश था, और उससे भी ज्यादा वह हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सब लोग मत जाओ, यांग वुशुंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय हॉल के लोहे के दरवाजे बंद हो गए और कुछ बेहद मजबूत दिखने वाले बूढ़े आदमी अंदर आए। आप इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। चेन जियांग युवक के सामने खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उनसे टकटक जैसी आवाजें आने लगीं। यांग वुशुंग ठंडी हंसी हंसा। तुम स्पष्ट रूप से एक बहुत मजबूत रिफाइनर हो, फिर भी तुम जानबूझकर यहाँ मुसीबत मोल लेने आए हो। तुम्हारे पास योजनाएं हैं, और तुम कहते रहे कि यह तुम्हारा पहली बार रिफाइनिंग है और तुम्हारा मुंह झूठ से भरा हुआ है। तुम हमें इस दुकान से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरे साथ जीत या हार के बारे में बात करने के योग्य नहीं हो। आज तुम और वह बदमाश दोनों यहाँ मरने वाले हो। तुम लोग हमारे साथ मिलकर गलती निकालने वाले हो। तुम्हें मरना ही होगा। यह मत सोचो कि हमारा पवित्र अग्नि विद्यालय एक नरम खुरमा है। यांग वुशुंग वास्तव में हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खासकर इस विशाल दुकान को। अगर वह वास्तव में इसे चेन जियांग को दे देता तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए उसने अभी अभी दुकान में मौजूद बूढ़े व्यक्ति से ध्वनि प्रसारण के माध्यम से इस बारे में चर्चा करने का निर्णय लिया। यहाँ सभी को फंसाया और चेन जियांग और युवक को खत्म कर दिया। फिर वह घटना को देखने आए लोगों को खबर न फैलाने के लिए मजबूर और लुभाएगा। संक्षेप में, उन्हें लगा कि पवित्र अग्नि स्कूल की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ उनके लिए पवित्र यान शहर के पूरे आकाश को कवर करना मुश्किल नहीं होगा। अब जब उनके पास इतने सारे लोग थे तो उन्हें लगा कि चेन जियांग को हराना आसान होगा। इसके अलावा वे ये भी बता सकते थे कि चेन जियांग एक कमजोर ताकत वाले युवक की रक्षा करना चाहता था। चेन जियांग का चेहरा उदास और ठंडा था। पवित्र अग्नि स्कूल के लोग बहुत नीच थे। उनके पास एक बड़े संप्रदाय का आचरण नहीं था। अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते थे। गोल वाले को चौकोर कहा जा सकता है, लेकिन चाहे जो भी कहो, ये दुकान मेरी है, और जीने के बारे में सोचना भी मत।
चेन जियांग की हत्या की मंशा बढ़ गई। वह अचानक दहाड़ा और अपने हाथ में दिव्य हथौड़ा लहराया, जिससे उसके शरीर से अत्यंत शक्तिशाली इनेप क्यूई बाहर निकल गई और उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति के साथ विलीन हो गई, जो तीव्र और झुलसाने वाली आंधी के विस्फोट में परिवर्तित हो गई, जो पवित्र अग्नि विद्यालय और समूह की ओर बह रही थी। जैसे ही वे उसे रोकने के लिए जल्दबाजी में आगे बढ़ने वाले थे, उन्हें एहसास हुआ कि चेन जियांग पहले ही गायब हो चुका था। हालांकि वे उस युवक पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपनी ओर आ रही चिलचिलाती आंधी से बचना था। चेन जियांग जो गायब हो गया था, अचानक कुछ बुजुर्गों के पास दिखाई दिया। उसने अपना दिव्य हथौड़ा लहराया और कुछ बुजुर्गों के सिर पर उसे इस तरह से मारा जैसे उसने अभी अभी किसी बड़े गिरोह पर वार किया हो। उसने तुरंत उन पर कई वार किए और हर वार के साथ बुजुर्गों के सिर पर वार किया। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बूढ़े लोगों के सिर चोट लगने के बाद तरबूज की तरह फट गए थे और चारों ओर रक्त लाल वस्तुएं बिखर गईं। पवित्र अग्नि विद्यालय का बूढ़ा आदमी कमजोर नहीं था, लेकिन वह एक भी वार नहीं झेल सकता था। चेन जियांग की ताकत ने पहले ही सभी को चौंका दिया था। जल्दी से उस बदमाश को पकड़ो, मैं उसे रोक दूंगा। चेन जियांग की ताकत देखकर यांग वुशुन चौंक गया और चिल्लाया। कुछ बुजुर्गों को युवक की ओर दौड़ते देख चेन जियांग ने तुरंत युवक को अपनी ओर लाने के लिए फॉर्म विस्थापन छाया का उपयोग किया। यांग वुशुन ने एक धधकते हुए विशाल ब्लेड को पकड़ लिया और चेन जियांग की ओर छलांग लगा दी। बहुत शक्तिशाली ब्लेड से वार किया, जिससे गर्मी की लहर पैदा हुई और चेन जियांग और युवक को घेर लिया। चेन जियांग ने तुरंत एक गहरा वुकावा हुड जारी किया, खुद को और युवक को ढक लिया। उसी समय उसने अपना हथौड़ा लहराया और उसे विशाल युद्ध ब्लेड की ओर फेंक दिया। स्वर्ग हिलाने वाला हथौड़ा। चेन जियांग ने जिस तरह से स्वर्ग नष्ट करने वाली हथेली का उपयोग किया, उससे उसके हथौड़े को एक भयानक कंपन शक्ति मिली। आग की लहरों के बीच एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी और वह बहुत शक्तिशाली युद्ध ब्लेड वास्तव में उस काले टूटे हुए लोहे के हथौड़े से टुकड़े टुकड़े हो गया। यांग वुशुंग इतना क्रोधित था कि उसे लगा कि उसका अपना शक्तिशाली कीमती ब्लेड नष्ट हो गया है। उसका कीमती ब्लेड चकनाचूर हो गया है और यहाँ तक कि उसके बाग के मुंह में भी दरार आ गई है। उसकी एक हथेली की हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं और इस समय वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। चेन जियांग के स्वर्गीय ऋषि के शरीर की शक्ति कोई मजाक नहीं थी। उसके शरीर की ताकत एक सांसारिक अमर का सिर काट सकती थी। उस व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जिसने अभी अभी निर्वाण क्षेत्र के 8वें स्तर को पार किया हो। इससे भी बुरी बात यह थी कि चेन जियांग ने जन्मजात क्यूई का भी उपयोग किया था, क्योंकि उसका दिल भी क्रोध से भरा था। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, चेन जियांग चिल्लाया। अचानक यांग वुशुन के सिर के ऊपर प्रकट हुआ, अपने दोनों हाथों से दिव्य हथौड़ा पकड़ लिया। उसने उसे भयंकर रूप से नीचे गिरा दिया। मरना। चेन जियांग गुस्से में दहाड़ा जब दिव्य हथौड़ा नीचे गिरा, जिससे एक बहुत मजबूत दबाव निकला जिससे यांग वुशुन के शरीर की सारी शक्ति बिखर गई। पू की आवाज के साथ यांग वुशुन के शरीर पर बेतहाशा ऊर्जा का प्रहार हुआ, जिससे हर जगह खून बहने लगा। जो बूढ़े लोग भागने की योजना बना रहे थे, उनके पैर अचानक कमजोर पड़ गए। नेता का बेटा वास्तव में मर चुका था और वह भी इतनी दयनीय तरीके से मरा। अब जब वे सभी चेन जियांग की ताकत को समझ गए थे, तो उन्हें मारना चींटी को चुटकी बजाने जितना आसान था। उन्होंने एक मजबूत आदमी को क्रोधित कर दिया था। हर कोई अवाक था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्होंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। इस समय वे सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और बस चुपचाप किनारे से देख रहे थे। उनके दिल एक अलग तरह के सदमे से भरे हुए थे, क्योंकि वे इस बात से भी चिंतित थे कि वे मारे जाएंगे। आप सभी पवित्र अग्नि विद्यालय से हैं, है न? चेन जियांग की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। बूढ़े लोगों के जवाब का इंतजार किए बिना वह उड़कर आया, हथौड़ा उठाया और उन्हें एक एक करके तब तक कुचला जब तक कि जमीन खून से भर नहीं गई। पवित्र अग्नि विद्यालय के सभी विशेषज्ञ नष्ट हो गए। कई दर्शक कांपने लगे, क्योंकि चेन जियांग के शरीर से निकल रही हत्या की भावना बेहद भयानक थी। यहाँ खून की तेज बदबू भी थी। चेन जियांग उस युवक को, जिसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, लोहे के दरवाजे के पास ले आया और उसे मुक्का मारकर खोल दिया। आप सभी जा सकते हैं, ये दुकान अब मेरी है, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा और लोगों का समूह तुरंत चला गया। दुकान में मौजूद अन्य पवित्र अग्नि विद्यालय के शिष्यों के लिए जब उन्हें पता चला कि यांग वुशुंग और अन्य सभी बुजुर्ग मारे गए हैं, तो वे भी भाग गए। वह मरना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उसने यांग वुशुंग को मारने की हिम्मत भी की। अपना रूप बदलो और इन स्पार को पवित्र यान शहर से दूर ले जाओ। चेन जियांग ने युवक को जो ब्लेड और स्पार दिया था, वह उसके लिए दूर जाने के लिए पर्याप्त था। उसे नीचे ले जाओ और जल्दी से चले जाओ। चेन जियांग ने देखा कि युवक वहां अचंभित होकर खड़ा था और कहा कि उसकी आवाज में एक अनूठी गरिमा थी, जिसके कारण युवक के पास उन वस्तुओं को लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने बस अपना रूप बदल लिया और खाली पिछले दरवाजे से निकल गया। उसके बाद चेन जियांग ने दुकान में मौजूद सभी चीजों को अपने स्टोरेज बैग में भर लिया। दूसरी और तीसरी मंजिल पर अलमारियों में सभी अपेक्षाकृत मूल्यवान चीजें थीं।
चेन जियांग ने उन्हें बेपरवाही से ले लिया, वह उन्हें भविष्य में दिव्य हथियार स्वर्गीय देश में ले जाएगा। उसने नेता के बेटे को मार डाला था, साथ ही कुछ शक्तिशाली कबीले के बुजुर्गों को भी मार डाला था। भले ही उसे ये दुकान मिल गई हो, लेकिन वह इसे चलाना जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि इसे केवल परेशानी ही होगी। जगह को लूटने के बाद उसने उसमें आग लगा दी और अपना रूप बदल लिया। फिर वह ट्रांसमिशन एरे से शहर छोड़कर चला गया। अग्नि दिव्य महल के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली बलों में से एक के रूप में पवित्र अग्नि विद्यालय ने पहले ही बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया था, फिर भी वे अपने ही दरवाजे के सामने अपमानित हुए, बहुत सारा सम्मान खो दिया, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह किसने किया। उन्हें बस इतना पता था कि यह एक मास्टर रिफाइनर था, और उसने जो हथियार इस्तेमाल किया वह एक बहुत शक्तिशाली हथौड़ा था जो 9वें चरण के खजाने को तुरंत चकनाचूर कर सकता था। उस समय बहुत सारे गवाह मौजूद थे, इसलिए खबर फैलने के बाद सभी को पता चल गया कि सेक्रेड फायर स्कूल इसकी मांग कर रहा था। ये वही था जो चेन जियांग चाहता था। किसने पवित्र अग्नि विद्यालय को हमेशा दिव्य हथियार साम्राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण रहने के लिए कहा, और यहाँ तक कि बार बार अग्नि दिव्य महल की सबसे मजबूत शक्ति से दिव्य हथियार संप्रदाय के विशेषज्ञों को मिटाने का अनुरोध किया। ये सीधे मौत को आमंत्रित करना था।